खेती के सिर्फ 3 पैरामीटर हैं जिसको किसी ने भी कंट्रोल कर लिया या उसके ऊपर अपन ने वो विजय पाली तो आप खेती के भगवान हो। वो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं बड़ा होके क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं तो खेती करेगा क्या, ऐसी चाहिए बोलते हैं। हम चाहते हैं बोलें, मैं तो बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा केटी करवाओ, हम जैसी कंपनी देंगे जॉब। कि जेटा का जो आइडिया है वो कैसे आया आपके दिमाग में? वैसे मैं सबको बताता हूँ कि मैं वैसे एक्सीडेंटल किसान हूँ। अच्छा। असली में मेरा कोई बैकग्राउंड किसानी का नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स का कोई किसानी का है, ना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का कोई किसानी का है। भाई ये बिजनेस तो रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बिना मिट्टी के खेती कर सकते हैं। लोगों में अच्छा भी लग रहा है और खेती सुनने में बताने में, बिना मिट्टी के खेती सुनने में बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो पीपल लाइक वेरी रिलेटेबल, यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो तुम, दुनिया में कुछ अलग चीज़ लेके आ रहे हो। ऑन एन एवरेज अगर आपका टमाटर 10 रुपए का भी बिक रहा है तो आप लॉस में नहीं हो, क्योंकि आप टमाटर 2.5 से 3 रुपए किलो में उगा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं ना प्रभावित हो जाते हैं उन चीज़ों से जो उन्होंने अपने मन में देखी कि ये मैं नहीं कर सकता, इस लड़के ने कर कैसे लिया। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा उड़ीसा में एक किसान ने आम उगाया, वो सबसे महंगा वाला, लाख रुपए किलो वाला, है ना। उगा तो लिया, हाँ। बिका नहीं। कई लोग खेती को जुआ भी मानते हैं, ऐसा क्यों? मैं आज से 5-6 साल पहले तो मैं भी मान ही रहा था है ना। अगर खेती जुआ है तो आप सोचो शेयर मार्केट में काम करना भी जुआ है। ऐसे आप गन्ना उगाने में एक्सपर्ट हो, गन्ना उगाओ, चीनी मिल को बेचो, फ्री हो जाओ। वो वाली चीज़ें मत देखो, गन्ना उगाऊंगा, गुड़ भी मैं ही बना लेता हूँ, ऑर्गेनिक दिखेगा, पैकेजिंग करूंगा, छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊंगा, फिर मैं ना इसको ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स पे बेचूंगा। ये सब आप करने बैठे ना तो आप गन्ना उगाना भी भूल जाओगे और ये आपको आता नहीं। मैं जेटा फार्म्स को ऐसा है ना खेती का रिलीजन मानता हूँ, क्योंकि रिलीजन इज द ओनली थिंग जिसने सबसे अच्छी मार्केटिंग करी है दुनिया के अंदर। हिंदू का बच्चा हिंदू ही पैदा होगा, क्रिश्चियन का बच्चा क्रिश्चियन ही पैदा होगा, उन सबके अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स थे। झलको झलको इंडिया शो। दोस्तों, झलको इंडिया पे आपका स्वागत है। और आज के हमारे गेस्ट है ऋतुराज शर्मा, जो कि जेटा फार्म के फाउंडर हैं। और जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आज हम एक फार्म पे हैं। तो आज हम सर से डिस्कस करेंगे फार्मिंग से रेलेवेंट चीज़ें और जानेंगे कि हमारे फार्मिंग का फ्यूचर क्या है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि खेती को काफ़ी अंडररेटेड किया गया है। मतलब आप हर कोई सेकंड जनरेशन का जो पर्सन है वो खेती नहीं करना चाहता। तो आज हम ऋतुराज जी से ये जानेंगे कि कैसे कॉरपोरेट स्टाइल में फार्मिंग होती है और कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाता है। तो ऋतुराज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा आप जेटा फार्म के बारे में बताइए। जेटा फार्म्स, जेटा का अर्थ है 10 to the power 24। हम बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े फार्म्स। जेटा से हमारा इमेज या विजुअलाइजेशन करवाने का रीज़न ही यही था, ये नाम रखने का। जेटा फार्म्स एक तरीके से एक कॉर्पोरेट फार्मिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशनल फार्म्स बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, बेसिक और आसान करते हैं। आपने गांव में कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, बटाई का, ना लीज पे ज़मीन लेके करने का। हम भी वही करते हैं फंडामेंटली। हम भी किसान ही हैं, बस इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ी सी, बाकी किसानी ही कर रहे हैं हम लोग। बड़ी ज़मीनें किराए पे लेना, उस पर बेसिक मिनिमल रिसोर्सेज डिप्लॉय करना। रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, इनपुट रिसोर्सेज डिप्लॉय करना, फसल ग्रो करना और मार्केट में बेचना। जब आप इतने बड़े स्केल पे करते हो और बड़े क्लाइंट्स को बेचते हो, इतनी सारी जोग्राफीज़ में करते हो, तो दैट रिजल्ट्स इनटू जेटा, दैट इज़ नोन एज जेटा। ये हमारी जेटा फार्म्स है। हम इसके माध्यम से इंडिया में देश का कल्चर, एग्रीकल्चर बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने शुरुआत करी कि सेकंड जनरेशन फार्मर खेती नहीं करना चाहता, तो वो सोच हम वापस से मतलब रीबैक करना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, ये गलत सोच है, वापस आओ इस चीज़ के ऊपर। खेती ही नेक्स्ट कल्चर बन सकता था आप लोगों का, तो हम उसकी तरफ इसके थ्रू लेना चाहते हैं। सो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड को हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में रखें, क्योंकि अपनी जो ऑडियंस होगी वो फार्मर्स होंगे। और हमारा भी ये प्रयास रहेगा, आपका भी रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के शब्द हैं वो यूज में लें। श्योर। तो आप ये बताओ कि जेटा का जो आइडिया है वो कैसे आया आपके दिमाग में, और कहाँ से ये मतलब अंदर से आग जली कि भाई ये करना चाहिए? वैसे मैं सबको बताता हूँ कि मैं वैसे एक्सीडेंटल किसान हूँ। अच्छा। असली में मेरा कोई बैकग्राउंड किसानी का नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स का कोई किसानी का है, ना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का कोई किसानी का है। राइट, हमारे कोई एंसेस्ट्रल कोई लैंड्स वगैरह भी नहीं है। इस बिज़नेस में आने से पहले मैं सोलर का बिज़नेस करता था। सोलर के बिज़नेस में हम रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर सेटअप्स लगाते थे
हमारे पास इन्वेस्टर्स होते थे कि जो सोलर सेटअप्स के लिए पैसा देते थे, हम बिल्डिंग ओनर्स को हम सस्ती बिजली बेचते थे, डिस्काउंटेड बिजली बेचते थे। ऐसा हमारा बिजनेस मॉडल था। नहीं, बिजनेस में कुछ ना कुछ चीज़ें थी, पॉलिसी चेंजेस थे, सब चीज़ थी। हमें समझ में आया कि ये बिज़नेस के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है और बहुत पैसा लगता है। तो ये बिज़नेस उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो रोक सकते हैं चीज़ को। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि कुछ तो करना है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें वहाँ से समझ में आई, क्योंकि जिन लोगों जो हमारे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे वो सब हमसे पूछते थे कि तुम ये बिल्डिंग पे क्यों सोलर लगा रहे हो, मेरे पास ज़मीन पड़ी है वहाँ लगा लो। तो हम बोलते अभी क्या कर रहे हो आप इस ज़मीन का? बोले खेती होती है। बोले आप करते हो? बोले नहीं, हमें तो पता ही था वो नहीं करते, वो तो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं या किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, किसी का कोई बिजनेस चल रहा है। उस ज़मीन को वो बटाई पे देते थे या उनका कोई दूर का रिश्तेदार उस चीज़ को खेती कर रहा होता था। तो हमें समझ में आया कि ये खेती तो खुद से तो नहीं कर रहे, बटाई पे ही कर रहे हैं, तो क्या हम ये खुद से कर सकते हैं? और मज़े की बात, ये सब लोग खेती नहीं करके भी थोड़े से दुखी थे कि उससे कुछ आता नहीं था इनके पास, राइट। सबकी ज़मीन पे सब लोग क्या वेट कर रहे थे कि हाँ, ये ज़मीन की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, सिक्योर्ड भी है, लेकिन जो गेहूँ उग रहा है, मक्का उग रहा है, सरसों उग रही है, उसका कुछ रिटर्न नहीं आ रहा। और अपना देसी किसान ज़्यादातर इस तरीके से उनके वहाँ पे जो होता है, क्योंकि किसान की भी मजबूरी है, वो भी अपना थोड़ा बहुत कमाते हैं, तो क्या दे, कितना बचाए, क्या करे। तो वो इनके पास कुछ बचता ही नहीं, तो ये बोलते हैं ठीक है यार, एक बोरी गेहूँ दे जाना, थोड़ा सा सरसों तेल दे जाना, ठीक है। तो उनको लगता है कि घर में इतना सामान आ गया, बहुत है। मैंने कहा कोई सब्सटेंशियल रिटर्न तो नहीं आ रहे। अब मज़े की बात, उस ज़माने में, ज़माना ही बोल रहा हूँ, 8-9 साल की बात होगी पहले की, तो उस समय पे हाइड्रोपोनिक्स का फैड था बहुत ज़्यादा। सब जगह हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के खेती होगी, ठीक है, पानी के अंदर हो जाएगी, है ना, तो कप्स लग जाएंगे, ऐसे खाली खेती चल रही थी। हमें भी विचार है, हम भी इंजीनियरिंग उससे माइंडसेट से हैं, स्टार्टअप कल्चर से आते हैं, हमें लगा कि कुछ तो नया करेंगे भाई। इजराइल में चलता है ना ये बेसिकली। हाइड्रोपोनिक्स मेनली आया है यूके वाली साइड से, मतलब यूरोपियन कंट्रीज से। वहाँ ठंड ज़्यादा है, रोशनी कम है, तो वो कंटेनर्स में, बेसमेंट में इस तरीके से हाइड्रोपोनिक्स खेती करते हैं। इस रीज़न से ही हाइड्रोपोनिक्स डेवलप हुआ था कि ज़मीन और वो साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियल तरीके से कैसे पौधा उगा सकते हो। हाइड्रोपोनिक्स का सबसे बेसिक एग्जांपल अपने आम घरों में देखने को मिलता है, मनी प्लांट का पौधा बीकर में लगा देते हैं, पानी में उग रहा है, हाइड्रोपोनिक्स से वो मिट्टी नहीं है, उगता रहता है। तो उसी तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है। चलो ये तो टेक्निकल हो गया, अपन बिजनेस कॉन्सेप्ट्स पे आए। तो हाइड्रोपोनिक्स का हमें देखा कि ये चीज़ कर सकते हैं, इसमें स्टार्टअप के नज़र से पिच करना कितना सुंदर लग रहा है। लोग बोलते हैं अरे बिना मिट्टी की खेती हो जाएगी, ये तो बहुत ही अलग चीज़ सुनी, कर सकते हैं क्या, ये हो सकता है। तो पीपल वर रेडी कि इसके ऊपर कर जा सकता है कुछ ना कुछ। हमने जयपुर के पास में पहला खेत खोला, स्ट्रॉबेरीज लगाई थी और भी एक्जॉटिक वेजिटेबल लगाई थी, केल, पॉक चॉइस, स्विस चार्ट्स, इस टाइप की मल्टीपल चीज़ें। लेकिन सबसे कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं आया, और लेकिन स्ट्रॉबेरी से हमें नेशनल लेवल अवार्ड मिल गया। तब मेरे दिमाग में चमका कि भाई ये बिज़नेस तो रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बिना मिट्टी के खेती कर सकते हैं, लोगों में अच्छा भी लग रहा है, और खेती सुनने में, बताने में, बिना मिट्टी के खेती सुनने बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो पीपल लाइक वेरी रिलेटेबल, यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो तुम, दुनिया में कुछ अलग चीज़ लेके आ रहे हो। मैंने कहा ये तो क्लिक कर गया, अब हमें यही बिज़नेस करना है। मल्टीपल हिकअप्स भी फेस हुए, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया हमने हाइड्रोपोनिक्स में, लेकिन नाम बन गया था, नेशनल अवार्ड मिलना छोटी बात नहीं होती। वहाँ से हम शिफ्ट हुए ओपन फील्ड खेती के अंदर। ओपन फील्ड खेती ने हमें और यथार्थ का धरातल दिखा दिया कि हमने पूरा इतने बड़े 12 एकड़ में खेती करी, मल्टीपल क्रॉप्स लगाई, चिलीज़ लगाई थी, बैंगन, मिर्ची, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गेंदे का फूल, ये सब लगाया। सबकी यील्ड अच्छी आई। एंड जो हमारे साथ किसान थे, जो मतलब हमारे साथ जो काम करते थे, फार्म ऑफिसर्स या एग्रोनॉमिस्ट बोलूँगा मैं, उस समय तो हमारे फार्म ऑफिसर्स वाले कॉन्सेप्ट नहीं थे, तो वो लोग हमें कई चीज़ें बताते, हाइड्रोपोनिक्स वाले ही बंदे थे। बोले भैया जितने सालों से आप खेती नहीं कर रहे हैं, हमें आती है, हम कर देंगे, रिजल्ट ला देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि मेरा तो खेती का एक्सपीरियंस नहीं, हमें तो डिपेंडेंट ही रहना था। फसल अच्छी आई, तो दूसरी चीज़ वो जो यथार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या मिला हमें कि रिजल्ट, हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए। मैंने कहा इतनी फसल लाने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहे तुम? क्योंकि मार्केट की प्राइसेस नहीं मिली। मैंने कहा हाइड्रोपोनिक्स और इसमें डिफरेंस क्या था? हाइड्रोपोनिक्स में आपको रिलेटिवली एक ज़्यादा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिल रहा था, जिसमें कंट्रोल चीज़ों के अंदर आप खेती कर रहे थे। ओपन में आते ही वो कंट्रोल खत्म हो गया। वेदर का मार, पेस्ट का अटैक, डिजीज़ का अटैक, सब सामने, खुले में सामने हो रहा है आपके। रिजल्ट फिर भी हम अच्छा लिया है यील्ड के मामले में, लेकिन मार्केट प्राइस तो दोनों में ही कंट्रोल नहीं थी, ठीक है, तो वो भी कंट्रोल नहीं कर सके। तब मैंने एजुकेशन को इससे थोड़ा सा रिलेट किया कि मैं यार, मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या कमी रही इस चीज़ के अंदर? हमने ऑपरेशंस अच्छे कर सकते थे, हमने कर दिए, फिर क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में देखो, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो बोला जाता है ना, आप अच्छा करते रहो सब अच्छा हो जाएगा। खेती में ऐसा नहीं है, आप अच्छा करते रहोगे, यील्ड अच्छी आ गई, फिर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ज़्यादा आपके ऊपर हावी कर जाते हैं कि आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन वैसी नहीं रख सकते हो। तो वहाँ हमें समझ में आया कि खेती के सिर्फ 3 पैरामीटर हैं जिसको किसी ने भी, है ना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, कंट्रोल कर लिया या उसके ऊपर अपन ने वो विजय पाली, तो आप खेती के भगवान हो। वो हैं वेदर, मार्केट प्राइस और ऑपरेशंस। तो हमें समझ में आया कि ऑपरेशंस, जो हमारे हाथ का काम है ना,
वही आप कंट्रोल कर सकोगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, राइट। इसी वजह से अगर आप नोटिस करो तो जो मैंने ये आपको 12 एकड़ का खेत का बताया, इसमें हम ओवरऑल लॉस में नहीं गए, हमें सिर्फ चिलीज़ ने ब्रेक इवन ला दिया, मतलब जितना पैसा लगाया था उतना पैसा हमने वसूल लिया मल्टीपल क्रॉप्स मतलब- मल्टीपल क्रॉप्स की वजह से। वरना तो हम लॉस में चले ही जाते, इन्वेस्टर भी हमसे नाराज ही हो जाता कि बोले मेरा पैसा डुबो दिया तुम लोगों ने। तो लेकिन हम यहाँ पे रिकवरी आ गई, वहाँ से हमारे बिजनेस के फंडामेंटल थोड़े से क्लियर हुए। ए भाई, किसी भी खेती की ज़मीन लो, मल्टीपल क्रॉप्स लगा लो। ऐसी खेती की ज़मीनें मल्टीपल जोग्राफीज़ में लेना शुरू कर दो, अलग अलग जगहों पे, जिससे कि वेदर हर जगह का सेम नहीं रहता। आज अपन यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, अपने राजस्थान में नहीं हो रहा वैसा। अब सुबह जयपुर से निकली ही आप देख सकते हो, तो अलग अलग जगह, सब जगह सेम इफेक्ट नहीं होगा। एक और मज़े की बात, वेदर का इफेक्ट सेम फार्म पे अलग अलग फसलों पे भी सेम नहीं पड़ता, और मार्केट प्राइस का भी इफेक्ट अलग अलग फसलों का एक दूसरे पे नहीं पड़ता ना, नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट से पड़ता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा सोने का भाव बढ़ रहा है तो तरबूज के भाव बढ़ जाएंगे, नहीं। कभी नहीं सुनोगे आप, है ना। ये भी नहीं सुनोगे मक्के का भाव बढ़ गया है तो है ना बैंगन का भाव नीचे हो गया है, ये भी नहीं है। एक दूसरे से कोई कोरिलेशन भी नहीं कोई रिलेशन है, नहीं सब इंडिपेंडेंट है। तो मैंने कहा ये बिजनेस है, इसके ऊपर इस तरीके से या इस फंडामेंटल सोच के साथ किसी ने भी है ना अप्रोच नहीं ली है। सब लोगों ने कैसी अप्रोच ली है, आप रिसर्च कर लेना आप अपनी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने की भी होगी, आप नोटिस करना, सब लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसानों के लिए बनाए, किसानी किसी ने करने की नहीं सोची। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जुड़ना कि हम करेंगे फार्मिंग, तो जेटा फार्म्स का इवोल्यूशन हुआ, हम फार्मिंग में आए, और फाइनल हमारा कंक्लूडेड बिजनेस मॉडल ये बना कि अलग अलग जगहों पे खेती की ज़मीनें लो, खेती करो, फसल उगाओ और बेचो। खुद उतरे मैदान में, खुद उतरे, जमीन है वो लीज पे ली, हाँ जी, उस पे अपनी टीम हाँ डिप्लॉय डिप्लॉय की, करी। और टीम आपने बेसिकली जो खेती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ से हायर हाँ किया। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर रखते हैं हम। तो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड सुपरवाइजर्स होते हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं। हम चाहें तो लोकल पीपल गांव के भी रख सकते थे यहाँ पे, लेकिन उसमें क्या है, एक छोटा सा है ना ट्रेनिंग फ्रिक्शन आता है, फिर हमारा लर्निंग कर्व बड़ा हो जाता है। लेकिन हम ऐसा कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट सोचें, सो इसमें कैसी दिक्कतें आ सकती थी कि अगर मैं एक लोकल पर्सन को ले रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मुझे रोज डेली टास्क शीट भर के देगा। अब वो पहला क्वेश्चन क्या करें, डेली टास्क शीट क्या होती है साहब। मैं उसको बोलूँगा कि मुझे लिख के देना कि है ना कितना कितना तुमने दवाई या फिर सीड इस्तेमाल किया था, तो वो उस तरीके से नहीं लिखेगा। अब चलो आज हम बैठे हैं इतने सालों बाद, तो हम तो बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको चैलेंजेस की बात करूं तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम बोलते हैं कि इसमें ये भर के देना, तो कोई जना ग्राम में भर रहा है, कोई किलोग्राम में भर रहा है, कोई बीघा लिख रहा है, कोई एकड़ लिख रहा है। तो हमारी जो सेंट्रल टीम डेटा एंट्री वाली थी वही कंफ्यूज हो जाती। ठीक है, आप पंजाब और इस साइड में जाओगे तो किला लिखा जाता है, कहीं पे एकड़ लिखा जाता है, कहीं छोटा बीघा बड़े बीघा का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तब हमें समझ में आया कि आपको पढ़े लिखे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो हैं वो आपके स्टाफ वाला काम कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोकल टीम को डिप्लॉय नहीं करोगे। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना। लोकल टीम को डिप्लॉय करने का मतलब ये नहीं था कि हम उनको लेबर बना लें। लेबर और मजदूर ये शब्द ऐसा है जिससे लोगों को फीलिंग आती है कि मैं ये करूँगा क्या। और आज के डेट में जो आप सेकंड जनरेशन फार्मर्स की बात कर रहे हो तो वो थोड़े से पढ़ लिख गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भी उनका एक डिग्निटी है जो उनको मिलनी चाहिए, राइट। आप उनको लेबर और मजदूर बोल के काम कराओगे तो उसको फीलिंग और काम भी वैसा ही फील होगा, जबकि आप काम वही करा रहे हो। टेक्निकली देखा जाए मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं आ रही वो फीलिंग। तो सामने वाले को वो फीलिंग से कैसे रोकना था, तो वो डिग्निटी देने के लिए हमने उनको भी डेजिग्नेशन दिया और हमारे काम में रखा। हम उनको लेबर और मजदूर नहीं बोलते, हम बोलते हैं ये कृषि वीर हैं, हमारे डेजिग्नेटेड कंपनी में कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयमेंट है। उनके पर्क्स, उनके बेनिफिट जैसे एक फार्म ऑफिसर, फार्म सुपरवाइजर का होता है, वैसे ही कृषि वीर का होता है। कृषि वीर हमारे दो तरीके के हैं, एक परमानेंट है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी वाला जो आप डेली बेसिस पे जैसे जैसे जरूरत है उस तरीके से आते हैं। आपने अग्निवीर की तरह तो नहीं कर दिया? वैसे हो सकता है, वैसे बोल सकते हो। कृषि वीर हमने बनाया, ये हमारे एग्रोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने दी थी हमें टर्म, हमें अच्छी लगी है। हमने एक एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा तरीका ढूंढा है। हमने रिटेन के लिए भी बहुत अच्छे तरीके ढूंढे इनके। इवन पीएम मोदी हैं, वो भी नए नए नाम ला के मतलब थोड़ा सा हर चीज़ को ग्लैमराइज कर रहे हैं, या उसमें बोल सकते हो ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। करेक्ट, हर चीज़ में, जैसे वंदे भारत है हो गया, हाँ। ट्रेन तो पहले भी चल रही थी, हाँ, अभी भी चल रही है। थोड़ा सा उसमें मॉडर्नाइजेशन हो गया। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप जब तक किसी चीज़ के अंदर ग्लैमर या फिर उसको रिलेटेबल नहीं बना सकते किसी पर्सन से, तब तक आदमी उससे कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब, आप पहले बचपन में अगर हम देखें, हम सब एक एज के हैं, हम बचपन में देखें तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बदल गई है, बस अगर आप देखें तो इन सब के ऊपर एक ना ब्रांड लग गया है। वो ब्रांड लगने से हमारे लिए उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। कपड़े तो हम बचपन में भी पहनते ही थे,
खिलौने लेकिन से हम हम बोलते हैं बचपन में खिलौने से खेले। खेलते थे, लेकिन मुझे ये वाला ब्रांड का खिलौना चाहिए, ये वाले ब्रांड के कपड़े चाहिए, तो ये ब्रांड परसेप्शन की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो एक मटेरियल बंदा और है मैं सब कुछ किसानी कर सेम रहा ही हूँ है। और एक बंदा है मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ सेम है। आप यही यही चीज़ है। सो इट्स अ बिजनेस कॉन्सेप्ट जैसा चीज़। एक बंदा था मैं दुकान चला रहा हूँ और बोल रहा है मैं मॉल चला रहा हूँ। आप सोचो कॉन्सेप्चुअली दोनों में फंडामेंटल सेम चीज़ है, माल लाना है, माल बेचना है। मॉल में भी वही चीज़ है, वही परचून की दुकान, सुपरमार्केट। सुपरमार्केट। सो कॉन्सेप्ट आप जैसे ही आप चीज़ों की ब्रांडिंग या टैगिंग करते हो तो पीपल फील रिलेटेबल टू इट कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, राइट। जबकि ये कोई हीन काम नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है देखा जाए तो। आज की डेट में खाना जो एक ऐसा या फूड उगाना जिसको बोला जाए, ये बहुत बेसिक नीड में आता है। इसको कोई भी है ना इरेडिकेट नहीं कर सकता, कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा। आप कितनी एआई लिया हो तो देर आर टू वर्ल्ड्स राइट नाउ। एक एआई का कॉन्सेप्ट समझ रहा है, वो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट चाह रहा है। इंजीनियर मोस्टली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फैंग जिसको बोला जाता है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट, इन सब में काम करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे कोई नहीं फोकस करना चाह रहा। इसीलिए जो जवान और किसान, किसान अन्नदाता हो गया, उसकी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट की नज़रिए से बिल्कुल देखते हैं सभी। करेक्ट। और वही रेस्पेक्ट को आप एक तरीके से नई तरीके की टैगिंग और नई रैपिंग में करोगे तो उनको रिलेटेबल फील होगा। वरना क्या हो रहा है कि वो रेस्पेक्ट होने के बावजूद आप नोटिस करना कि बहुत सारे लोगों की रेस्पेक्ट होती है लेकिन वो कमा नहीं पा रहे होते, राइट। तो रेस्पेक्ट के साथ अगर वो कमा पा रहा है सो दैट्स द अल्टीमेट थिंग, जो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी। इसलिए वो जो देश का कल्चर एग्रीकल्चर बनाने वाली चीज़ है कि लोगों को लगे कि हाँ यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब अभी आज की डेट में सोच कैसी है, खेती करेगा क्या। मैंने देखे हैं मेरे सामने सामने बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं बड़ा होके क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं तो खेती करेगा क्या, ऐसी चाहिए बोलते हैं। हम चाहते हैं बोलें, मैं तो बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा के खेती करवाओ, हम जैसी कंपनी देंगे जॉब, बिल्कुल जोड़ेंगे, नहीं तो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अगर आप खेती कर रहे हैं बिजनेस लेवल पे, तो आप अपने आप को एग्रीप्रेन्योर बोल सकते हो, बिल्कुल और दैट इज़ ब्रांडेड वर्ड। करेक्ट करेक्ट। जो अपने इन फील्ड्स में क्या क्या ग्रो कर रहे हो, मतलब बेसिकली आपकी क्या क्रॉपिंग रहती है? इतने सालों के बाद हमें समझ में आया कि एक टाइप की खेती करने से है ना, वो जैसे मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, जोग्राफी भी करना है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करना है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए हमने क्रॉप्स के है ना सेगमेंट्स बनाए। सो एक सेगमेंट आता है अपने फील्ड क्रॉप्स का, जिसमें आती है ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये कैटेगरी। इन कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका है ना पूरा कैश फ्लो और बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग तरीके से चलता है। इसमें एमएसपी होती है, सरकारी इंश्योरेंस भी मिल जाता है। ये तीनों टाइप की जो फसलें हैं वो एक बार में हार्वेस्ट होती हैं, अच्छा। बनती हैं, सूखती हैं और कटती हैं। इसमें मल्टी हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। छोटी साइकिल की क्रॉप्स होती हैं ये सारी, 3 से लेकर 5 साढ़े 5 महीने तक की, इतनी ही फसल की साइकिल होती है इस टाइप की क्रॉप्स की। सेकंड कैटेगरी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, जो ओपन में हो रही हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या आ गया, मिर्ची, बैंगन, टमाटर, हल्दी, ये सारी फसलें हो गई, ये अपने ओपन में हो रही हैं। लेकिन इनमें भी अब दो कैटेगरी, कुछ होगी जो सिंगल हार्वेस्ट होगी जैसे हल्दी अदरक जैसी, और कुछ होंगी मल्टी हार्वेस्ट, जैसे टमाटर रोज टूटेगा, हाँ। 1.5-2 महीने बाद चिलीज रोज टूटेंगी, किसी में लेबर ज़्यादा लगेगी, किसी में कम लगेगी, तरबूज हो गया, ये हो गया। लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज़ क्या है, इसमें जो मल्टीप्लायर है एक्सपेंस वर्सेस रेवेन्यू का, वो बहुत ज़्यादा आता है। साथ ही साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए होता है। इन वाली जो ग्रेन्स पल्सेस ऑयल सीड की कैटेगरी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम चाहिए आपको। आप स्प्रिंकलर और रेन गन से भी इन फसलों को कर सकते हो, एक साथ कटाई कर लोगे, ये सब चीज़ बेनिफिट मिलेंगे। इसमें आपका खर्चा पर एकड़ का ऑन एन एवरेज रहता है 10,000 से लेकर 15,000, 20,000 एकड़ पकड़ लो आप, इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्रॉप लेवल पे। इसमें आपका खर्चा जो है वो शुरू ही एक तरीके से 25,000 रुपये मिनिमम से शुरू होगा और ये जा सकता है 1 लाख रुपये एकड़ तक का। लेकिन इसमें रेवेन्यू मल्टीप्लायर जो है वो भी वैसे ही आते हैं कि 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये ऐसे जाते हैं आपके पास। फिर तीसरी कैटेगरी होती है आपकी प्लांटेशन की, जिसमें फ्रूट ऑर्चर्ड्स आ गए या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स आ गई। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक है मल्टी हार्वेस्ट वाली प्लांटेशन, जैसे कि रबड़ हो गया, टी हो गई, इस टाइप की, कोकोनट हो गया, ये मल्टी हार्वेस्ट है, है ना। और एक हो गए जो सिंगल हार्वेस्ट है, साल में एक बार आने वाले, जैसे कि अमरूद, आम, ठीक है, लीची, ये साल में एक बार आते हैं, इनका सीजन आता है कि अभी हार्वेस्ट होंगे ये सब, तो ये सिंगल हार्वेस्ट है। इनकी जनरली साल की साइकिल्स देखी जाती है। इनका पैटर्न बहुत अलग तरीके से, जो मल्टी हार्वेस्ट वाली क्रॉप्स हैं जैसे टी, चाय, रबड़, इसके अंदर देखो इनमें तो कॉलोनीज डेवलप होती हैं बाकायदा। कॉलोनीज मतलब वहीं पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे दुकान होती है, वहीं पे हॉस्पिटल होता है, सब लोग वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं का वहीं चलता है सब चीज़। अच्छा। अमरूद, आम, इनके अंदर क्या होते हैं, इसमें बागान बनाते हैं लोग, ठेके पे चढ़ाते हैं या खुद मेहनत करते हैं, आम की तुड़ाई करते हैं, सेल करते हैं। इसमें साल में एक बार रेवेन्यू आता है, ठीक है, तो इसकी साइकिल साल की देखी जाती है। चौथा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये होता है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर का, जिसमें पॉली हाउस और शेड नेट वाली फसलें आती हैं, ठीक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, खैर हमारे लेवल पे वो हम नहीं करते क्योंकि हम कैपेक्स लाइट रखते हैं हमारे मॉडल को। कैपेक्स लाइट का मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा हम नहीं करेंगे, इमूवेबल एक्सपेंडिचर हम नहीं करेंगे, जैसे बोरिंग मैं नहीं खोदूंगा, पॉन्ड मैं नहीं बनाऊंगा, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगा, जिसको मैं उठा के नहीं लेके जा सकता, वो वाला खर्चा ज़मीन पे हम नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर वर्किंग कैपिटल जो चालू खर्चा जिसको बोला जाता है वो ज़्यादा होता है प्रोटेक्टेड के अंदर। इसमें आपका चले जाएगा 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए एकड़ का ये खर्चा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि खर्चा ज़्यादा कर लिया तो रिटर्न्स नहीं है। रिटर्न्स इन चारों सेगमेंट के अंदर ऑन एन एवरेज 1.5x के आ जाते हैं। यहाँ पे आप 12 से 15,000 खर्च कर रहे हो तो 30,000 की फसल बेच रहे हो, यहाँ पे आप 50,000 खर्च कर रहे हो तो लगभग 2.25 लाख रुपए की, मतलब 1.25 लाख रुपए की फसल बेच रहे हो सेकंड सेगमेंट में, हॉर्टिकल्चर वाले में। प्लांटेशन के अंदर आपका वर्किंग कैपिटल वाला मॉडल चलता है क्योंकि आप साल भर खर्चा करते जा रहे हो, फिर एक साथ फसल बिकती है और आपके पास रिटर्न आते हैं। इसमें भी 1.5x से 1.6 का एवरेज आता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर भी यही है, मतलब प्रोटेक्टेड वाले के अंदर हॉर्टिकल्चर जो आप कर रहे हो 10 लाख लगाते हो तो करीबन 15-16 लाख रुपए की तो रेवेन्यू आते ही आते हैं। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखो, ये डेटा मेरा नहीं है, ये सरकारी डेटा भी है। आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख लो, ICR की वेबसाइट पे देख लो, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका किसी भी खेती की क्रॉप उठा के देख लो आप, सब में 1.5 से 1.8x 2x डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स के हिसाब से सबका रिटर्न मल्टीप्लायर यही मिलेगा आपको, अनलेस मार्केट ही नहीं डूब गया हो या फिर फसल ख़राब नहीं हो गई हो। अगर फसल ख़राब नहीं हुई है तो मार्केट तो ये रिटर्न देगा ही देगा आपको। पर मार्केट का बहुत रेयर चांस होता है डूबने का। डूबता है मार्केट। बिल्कुल। आपने सुना नहीं टमाटर 2 रुपये किलो हो गए, हाँ, अच्छा। राइट? तो इसको बोलते हैं मार्केट डूबना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फसल खराब थी। मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। मार्केट, इंडियन मार्केट जिस तरीके से डिज़ाइंड है वो कभी भी क्रॉप कॉस्टिंग के ऊपर नहीं डिज़ाइन हुआ। वो कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बना, कहाँ पे हमारी फसल बैठी, डिमांड कितनी है तो उस अकॉर्डिंग हम इसकी प्राइस लगाएंगे। ये चल रहा है यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर। अगर आप क्रॉप की कॉस्टिंग के ऊपर देखो तो किसान या फिर फार्मर एज अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो हम उसमें लॉस में नहीं जा सकते। टमाटर 2 रुपये का होता है तो टमाटर का एक ही दिन में कट रहा है या उसी दिन की तो प्राइस है ना, वो तो इंस्टेंट प्राइस है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रह लेगी, 20 दिन रह लेगी, 1 महीना रह लेगी। लेकिन टमाटर की फसल तो 6 महीने की थी, रोज़ थोड़ी 2 रुपये का था। अगर मैं कह रहा हूँ महीने महीने का भी था तो इस महीने 2 का था, अगले महीने 20 का था, अगले महीने 40 का था, फिर से 10 का आया। ऑन एन एवरेज अगर आपका टमाटर 10 रुपये का भी बिक रहा है तो आप लॉस में नहीं हो, क्योंकि आप टमाटर 2.5 से 3 रुपये किलो में उगा रहे हो। तो अगर आप 3 या 4 रुपये भी पकड़ लो, अगर आप लॉजिस्टिक्स वगैरह सब मान के भी, ओवरहेड्स वगैरह मान के भी, तो 4 की चीज़ अगर 10 में बिक रही है तो आप डबल से ज़्यादा का मल्टीप्लायर कमा रहे हो। 2.5x का मल्टीप्लायर है इसके ऊपर। तो कैसे ये बुरी डील हो सकती थी? लेकिन लोग सोचते हैं कि मेरे को भाव नहीं मिला, ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप भाव का कंपैरिजन करो। कंपैरिजन हर चीज़ में ख़राब है। बच्चों का अपने पड़ोसी के बच्चों से कंपेयर करना, अपने आप का दूसरे के बिजनेस से कंपेयर करना। आप अपनी चीज़ देखो, हम क्या उगा रहे हैं, कितने में लगा रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं। अगर आप उसमें मुनाफा कमा रहे हो ना तो आप सेल्फ सेटिस्फाइड रह सकते हो। प्लस अपने पास क्या रिसोर्सेज हैं। राइट, बेसिकली आई थिंक लोगों को कंफ्यूजन है वो प्रॉफिट और उसका। राइट। इकोनॉमिक्स जो है, ट्रेडिशनल फार्मिंग सेगमेंट में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कमाता। ट्रेडिशनल क्रॉप्स में किसान का परसेंटेज मल्टीप्लायर, या अगर आप इस तरीके से देखो रिटर्न मल्टीप्लायर, हमारे जैसे लोगों से या हमारे जैसे बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके ओवरहेड्स उतने नहीं हैं जितने मेरे हैं। हमारे पास, हमको टेक टीम रखनी पड़ती है, हमारे पास है ना स्टाफ रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ों के खर्चे तो हमारे हैं, किसानों के तो नहीं है, ठीक है। बीज की रेट उसके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। मैं थोड़ा बल्क में खरीदूंगा तो थोड़ा सस्ता कर लूँगा, लेकिन वो किसान वहीं पे है। मेरे को रिएक्ट करने में जितना टाइम लगेगा, किसान उससे 5 गुना ज़्यादा तेज रिएक्ट कर लेगा। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, बारिश होने वाली है, उसको अगर उसने गेहूँ काट के रख रखा था तो पहले ढक देगा। हमें तो पता लगेगा, हम FO को फ़ोन करेंगे, पूछे ढक दिया क्या, वो बोलेगा नहीं ढका साहब, मैं तो अभी चाय पीने आया था, फ़ोन चार्ज करने आया था। बोले ना नहीं, तू पहले उसको ढक के आ भाई, वो गेहूँ अपना ही है, ठीक है। रिएक्शन टाइम जो है, क्योंकि लेयर्ड है, वो ओनरशिप लेयर्ड है। हम मान रहे मेरी फसल है, वो भी मान रहा है मेरी है, मेरी तो, लेकिन उसको बार बार जताना पड़ता है भाई तेरी ही है, तेरा ही खेत है, तू संभाल उसको। किसान को ये बोलना नहीं पड़ता, वो उसी का खेत था, वो अपने आप रिएक्ट करता है। देखते ही, मौसम सुनते ही, वो कहीं और होगा और उसको बारिश का मौसम हो रहा होगा, वो काम छोड़ के पहले खेत आ जाएगा फटाफट। ये चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। तो चलो पहले तो ये बताओ कि जैसे गवर्नमेंट ने FPO बनाए हुए हैं, कई लोगों ने कम्युनिटीज़ भी बना रखी हैं, तो उनका एक्चुअल में धरातल पे कुछ असर दिख रहा है? क्या फ़ायदा है उस चीज़? अगर ऑन पेपर कॉन्सेप्ट की बात करें FPOs और कम्युनिटीज़ की, तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में देखें तो ये बहुत सारे FPOs है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे हैं।
रीज़न बीइंग कि इनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा हो गया। आई एम नॉट श्योर कि पूरा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो इनकी क्या है ना, रिव्यू और फीडबैक रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। भाई मैंने एक एफपीओ बनाया, उसको सरकार ने ग्रांट या सब्सिडी या जो भी चीज़ देनी थी उसको एक वर्किंग कैपिटल मिलती है एफपीओ को। मोस्ट ऑफ द एफपीओ को 20-25 लाख रुपए मिलते हैं कि आप चलाओ इसको, डेवलप करो इस चीज़ को, अपने एरिया को डेवलप करो। तो ज़्यादातर एफपीओ के पास क्या है ना, एक तो विजन नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो उनके पास ले दे के सिर्फ दो चीज़ रहती है कि या तो चलो मैं मेरे किसानों के क्लस्टर का एक प्रोडक्ट लेके उसका कुछ वैल्यू एडिशन कर लूँगा, मैं कोई प्रोसेसिंग सेटअप लगाता हूँ छोटा सा, उस पर लेबलिंग करके उसको बेचूंगा या एक्सपोर्ट करूँगा। एक तो ये वैल्यू चेन वाला हिसाब रहता है। दूसरा तरीका रहता है एफपीओ सोचते हैं चलो मैं एक दुकान लगा लेता हूँ, यहाँ से इनपुट्स बेच लूँगा, ये चीज़ बेच लूँगा, किसानों को सस्ते में ये मिलने लग जाएगा। लेकिन क्या एफपीओ का बिजनेस मॉडल ये था कि वैल्यू एडिशन करना या दुकान बनाना? मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपने इतना बड़ा क्लस्टर बना लिया है तो आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, जिसको फार्मिंग लेयर बोला जाता है, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ, ना कि एक एज अ एंटिटी इनपुट्स बेचना या आउटपुट सेलिंग के अंदर लग जाओ। अगर आपने फार्मिंग प्रॉफिटेबल बना दी तो सारे किसान सुखी हो जाएंगे। तो एज अ क्लस्टर इसकी फीडबैक और रिव्यू रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तुम कर क्या रहे हो, तुम अपना एक विजन प्लान दो। जैसे स्टार्टअप से नहीं पूछा जाता इन्वेस्टमेंट से पहले कि आप अपना मुझे पूरे ऑपरेटिंग प्लान दो कि आप क्या करने वाले हो, इस पैसे का क्या करोगे। ठीक है, तो एक तो सरकार ने लिखा ये करना है, तो ये करने में क्या है वो डिफाइंड ही नहीं है किसी के पास भी, सब अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बोले नहीं, क्यों करना है, ये क्वेश्चनिंग और ग्रिलिंग होनी चाहिए। फिर एक कमेटी बैठनी चाहिए कि वो पूछनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, कैसे रिजल्ट लेके आओगे, नहीं ला पा रहे तो कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या तुम्हारे पास, ऐसी चीज़ें होंगी तो रिजल्ट आएगी। तो एफपीओ एज अ कॉन्सेप्ट अच्छा है। सेकेंड, वो ढंग से एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी फीडबैक रिपोर्टिंग अच्छी हो जाए तो वो रिजल्ट भी अच्छे ला देगा। तो इसके अंदर डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, क्लाइमेट हो गया, प्रोडक्शन हो गया। हाँ, ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को आप कैसे देखते हो, कितने रिलेट Linked हैं, हैं। लिंक्ड हैं? हाँ, ये सब एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और मार्केटिंग नहीं हो रही तो फिर क्या ही मतलब है। आप वहीं पे बैठे बैठे सोच तो नहीं सकते कि ये हो जाएगा। ये इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है पूरा। ये इकोसिस्टम या खेती का बिजनेस करने के लिए आपको 5 चीज़ें चाहिए और ये मैं हर जगह बताता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैंड। प्रोडक्शन वाली बात की कर रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए लैंड। वो लैंड किसी भी तरीके से आ सकती है, आपकी खुद की हो सकती है, आप लीज पे ला सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग में ला सकते हो, किसी भी मॉडल में आती है वो, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनता है। लैंड आ गई आपके पास। सेकंड है ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब उस पर टीम लगाना। किसान के लेवल पे सोचें अगर हम, तो एक किसान खुद टीम है, वो अपना उसका परिवार खुद ज़मीन पे खेती कर रहा है, वो टीम खुद है, तो ऑपरेशंस वो ही करेगा, राइट। थर्ड लेवल पे आता है एग्रोनॉमी। क्या उगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन सी दवाई देनी है, कब देनी है, ये सब चीज़ें एग्रोनॉमिक पैटर्न्स है कि इस वेदर को देखते हुए इस मिट्टी की जांच को करने के बाद क्या लगना चाहिए था। करने वाले लोग तो मिल गए मुझे। ये किसान नहीं बता सकता, मेरे लेवल पे मैं भी नहीं बता सकता। वो पता लगे हम थोड़े कॉर्पोरेट हैं तो हम अपनी टीम रख लेते हैं, नहीं तो आप आउटसोर्स करो। या आउटसोर्सिंग कैसे हो सकती है? सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र बना रखे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार्म बना रखे हैं, किसान हेल्पलाइन बना रखी है। पूछो, एक नॉर्मल किसान ये चीज़ें पूछ सकता है, वहाँ से एग्रोनॉमिक सलाह ले सकता है। स्टार्टअप्स आ रखे हैं जो एडवाइजरी देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे लोग जो हैं या सारे स्टार्टअप्स या एंटिटीज़ या सरकार ये हर जगह पे हर चीज़ की बिल्कुल एक एग्जैक्ट राय दे पा रहे होंगे, कोई एक्यूरेट भी नहीं दे पा रहे होंगे। ये वैसा ही है कि आप फ़ोन कॉल पे किसी डॉक्टर की सलाह लोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो सही देगा या नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है वो आधी बात समझाओ या हो सकता है आपने आधी बात समझाई। दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। आज की डेट में तो ऐसा सिचुएशन है कि आप डॉक्टर के सामने चीज़ बता रहे हो तो जितनी अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर के पास पहुंची आपके थ्रू, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको सलाह दे रहा है। आपके मन में ऐसा रह रहा होगा, नहीं मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, सही नहीं आई है क्या। तो ऐसा खेती में भी हो सकता है, लेकिन पूछो तो सही। ये एग्रोनॉमिक हो गया तीसरा चीज़। चौथी चीज़ आई मार्केट। प्रोडक्शन कर लिया, एग्रोनॉमी कर लिया, ऑपरेशंस कर लिया, बेचोगे कहाँ? मार्केट होना चाहिए। मार्केट दो ही तरीके का है अपने इंडिया के अंदर। या तो आप लोकल मार्केट बनाओ, मतलब लोकल मार्केट बनाओ से मेरा मतलब है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मंडीज में जाके बेच लिया। उसके ऊपर होती है लेयरिंग। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेपरेट काइंड ऑफ मार्केट है। लेयरिंग का मतलब है मंडीज में गया, मंडीज के बाद होता है डायरेक्ट टू कस्टमर। किसानों से ये एक्सपेक्ट करना गलत है, ये मेरा मानना ऐसा है। किसान ही अगर ऐप बना रहा है, किसान ही सबको बेच रहा है, किसान ही फ़ोन कॉल लगा के डायरेक्ट घरों में बेचेगा, तो माना मैं उसका पैसे तो बढ़ जाएंगे, 3 गुना 4 गुना भाव भी मिल जाएगा, लेकिन किसान कितना कर लेगा? आपने ये चीज़ देखी भी होगी, जितने भी D2C स्टार्टअप्स हैं उनकी मेजर बर्निंग मार्केटिंग में होती है, चीज़ों को बनाने में नहीं होती इतनी जितना वो पैसा मार्केटिंग में जलाते हैं। फेसबुक पे ऐड, इंस्टाग्राम पे ऐड, यूट्यूब पे एड्स, ये सब चीज़ें जो एड्स हैं, अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी लेके आनी है, इसमें बहुत पैसा जलता है। क्या किसान ये पैसा जला सकता है? नहीं। तो आप उससे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि वो D2C में घुस जाए? उसका काम था उगाना, उसने सबसे अच्छे तरीके से उगा दिया। आप उसको जो रूट लेवल वाला मार्केट है मंडी, वहीं पे अगर आप उसका एक्सप्लॉयटेशन रोक दो और अच्छे आड़त उसके साथ अगर सही से काम कर लें तो वो अपना प्रोडक्ट तो बेच के जा ही रहा है।
और मैं किसान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम अपनी कॉस्टिंग पता रखो। अगर तुमने चीज़ 100 रुपये में उगाई और 150 में बिक रही है तो लालच मत करो 210 में बेचने का। बेच के निकलो, कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट समझो। हाथ में आज 150 रुपये आ रहे हैं, उसका 10 काम कर पाओगे तो ये चीज़ ज़रूरी है। ये सब चीज़ होने के बाद हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, मार्केट भी हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, सब चीज़ हो गया, लेकिन इन सब चीज़ को करने के लिए आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वो पैसा कहाँ से आएगा? एक नॉर्मल किसान हो सकता है ब्याज पे पैसा उठाता है, बहुत महंगे ब्याज पे पैसा उठाता है। अब कुछ अच्छे स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल स्टार्टअप्स आ गए हैं, NBFCs आ गई हैं जो किसानों को भी लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो भी थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है। और इसलिए महंगा पड़ जाता है कि किसान उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं करते। कई जगह मैंने ऐसा देखा, मैं नहीं कहूँगा सारे किसान ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर देखा KCC का गलत इस्तेमाल हो जाता है। किसान पैसा उठाता है, बाइक खरीद लाएगा, बच्चों की शादी कर लेगा, फिर वेट करेगा KCC माफ़ हो जाए। मैं कहता हूँ कि नहीं, उसका सही यूटिलाइजेशन हो। तुमने पैसा खेती के लिए, क्रॉप उगाने के लिए लगाया था, बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओ, वहीं के लिए यूज़ करो। आपने लोन उठाया तो वहीं लगाओ। प्लस सबसे पहली धारणा ये बनाओ कि इस लोन को मैं जल्दी कैसे चुकाऊं, ना कि अब मैं और नेक्स्ट बिजनेस कैसे बनाऊं। जैसे फसल उगा के किसान वेट करता रहता है, अरे गेहूं का कटाई हो गई है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, दो महीने बाद भाव और बढ़ जाएगा। अरे 2 महीने में तुमने 2% पे ब्याज पे पैसा उठाया है, 4% ब्याज और लग गया, वेट क्यों कर रहे हो? और भाव नहीं बढ़ा तो, और गैम्बल कर लिया तुमने तो, राइट। तो ये इशू आता है। तो इस सब चीज़ों का पैसा, ब्याज और ये ब्याज पे पैसा उठाना, ये सब तो हो ही सकता है। वर्किंग कैपिटल के और भी मीन्स एंड रिसोर्सेज हो सकता है आपका अगर अच्छा क्लाइंट है, अगर आपने FPO बना रखा था तो कॉन्ट्रैक्ट उठ सकता है। कई कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं ना, एडवांस दे देते हैं। कई चीज़ों में पैसा कम हो जाता है कि बीज दे देंगे, चल बीज का पैसा तो कम हुआ, जहाँ 100 रुपये लग रहे थे अब 80 रुपये खर्च होंगे, तो 20 रुपये तो आपके कम हुए, बाद में बेच लेना, बाद में रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट इसके अंदर लाए जा सकते हैं। तो जैसे आप बीज की बात कर रहे थे, तो बीज का क्या कॉन्सेप्ट है मार्केट में? बीज एज अ बिजनेस और एज अ फार्मिंग दोनों में यूज़ होता है। दोनों में यूज़ का मतलब ऐसा, किसान, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है बीज आता कहाँ से है। बीज फैक्ट्री में नहीं बनता है, बीज ऐसे खेतों में ही बनता है, ठीक है। गेहूं का बीज भी ऐसे ही, गेहूं की जैसे खेती होती है वैसे ही बनता है। लेकिन बीज बनाने के लिए उसको फाउंडेशन सीड दिया जाता है, और ये कुछ एक क्लस्टर्स में होता है। जैसे सरसों का बीज जो है प्रोडक्शन होता है अपने गुजरात में और अपने राजस्थान के अंदर। गेहूं का बीज का प्रोडक्शन होता है, कॉटन सीड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गुजरात के अंदर होता है। सब्जियों के बीज का प्रोडक्शन मोस्टली साउथ की साइड में होता है, छत्तीसगढ़ की साइड में कुछ जगहों पे आजकल होने लग गया है। तो इसमें फाउंडेशन सीड दिया जाता है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है, एक बार उगा लिया, मिर्ची उग गई है, इसका बीज थोड़ा सा सुखा के बचा के रख लेता हूँ, फिर से मिर्ची उगा लूँगा। वो नहीं होगा। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बीज, देसी बीज और एक हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज जो है फिर से सेम रिजल्ट नहीं देगा अगर आपने उसका बीज वापस लगा लिया तो क्रॉप से निकाल के, क्योंकि हाइब्रिड बीज क्या है, वो बिल्कुल दूसरी आपने पॉलिनेशन हो गया है उसका, वो सेम रिजल्ट नहीं है। फाउंडेशन सीड से जो बीज निकल रहा है वो सब सेम है, मदर प्लांट से निकले वो सब। अच्छा। और देसी सीड जो है वो हर बार सेम रिजल्ट देगा। लेकिन देसी सीड और हाइब्रिड सीड में डिफरेंस क्या है? देसी सीड जो है वो मोर रिलेक्टेंट होता है लोकल वेदर के, कम पानी में सर्वाइव कर जाएगा, डिजीज को अच्छे से रेजिस्ट कर जाएगा, राइट। लेकिन यील्ड उतनी नहीं देगा, पैदावार नहीं देगा। हाइब्रिड सीड पैदावार बहुत देगा, पानी ज़्यादा मांगेगा, उसमें डिजीज़ का वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसलिए हाइब्रिड सीड जनरली क्या लोकलाइज चलते हैं। और बहुत सारे किसानों को पता नहीं, तो इसलिए कंपनीज बताती है कि तुम्हारे यहाँ ये वाली वैरायटी का कोकुम्बर चलेगा, तुम्हारे यहाँ ये वाली वैरायटी का ये चीज़ चलेगी, ऐसा बोला जाता है कि ये देना, ये वाली चीज़ देना, ठीक है। ये बाहुबली वैरायटी का वाटरमेलन मेरे एरिया में चलता है ना, शुगर सिंजेंटा का ये वाला वैरायटी का इधर चलता है। जैसे अलग अलग वैराइटीज़ के सीड अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। तो ये वैराइटीज़ हैं, ये वैराइटीज़ डेवलप होती हैं फाउंडेशन सीड्स। देसी सीड्स का कोई वैरायटी का नाम नहीं होता है जनरली, बस वो वहाँ की होती हैं लोकली। तो बेसिकली कई बार किसानों को एक कन्फ्यूजन चलता है कि भाई किसी टाइम पे हम अपना ही जो बीज था उसकी ग्रेडिंग करते थे, उसमें से बेस्ट जो बीज है वो निकालते थे, फिर उसको अगली साल के लिए रखते थे, फिर उसको उगाया जाता था। हाँ, लेकिन अब जब से मार्केट आया है बीज इंडस्ट्री का, करेक्ट। तब से क्या है कि किसान खुद का बीज बचा ही नहीं रहा है। हाँ, तो बेसिकली बाहर इसमें से। हाइब्रिड और देसी वाला कंसेप्ट बस देसी है तो बचाना चाहिए, हाँ। हाइब्रिड है तो मैं तो कहूँगा मत बचाओ, क्योंकि वो आपको अगली साइकिल में ज़्यादा नुकसान दे जाएगा। वरना आपकी जो एक्सपेक्टेशन हो रही होगी, आपने सोचा बीज का पैसा बच गया मेरा, वो बचा नहीं है, नुकसान अलग होगा। वो ज़्यादा नुकसान, क्योंकि वो यील्ड में, रिजल्ट्स में, पेस्ट, डिजीज सब में नुकसान दे रहा होगा इनडायरेक्ट। गुड पॉइंट। ये मेरे को भी कंफ्यूजन था इस चीज़ का। एक और चीज़ बताता हूँ, बीज का, बीज की खेती का बिजनेस भी होता है। हम्म मैं जो अब बीज बता रहे ना हम, सीड और ये सब चीज़ें, हम्म। किसानों को इसके ऑर्डर्स मिलते हैं। हम्म मतलब जो गेहूँ आप हो सकता है 24 रुपये में बेच रहे हो, वो बीज के अंदर है ना हो सकता है 30-35 का भी बिक रहा है। अच्छा। तो बीज अगर आप उगाते हो फाउंडेशन सीड से, मैं नहीं कह रहा हर जगह पे 30-35 का बिक रहा हो, डिपेंडिंग ऑन वैरायटी, किस कंपनी से डील कर रहे हो। तो गेहूँ, सरसों, इन सब के बीज जो हैं आपको उसकी प्राइस मिलती है, आपसे उगवाए जाते हैं। तो एज अ कंपनी हम भी उगाते हैं,
ओके, कुछ कंपनीज के लिए तो बेसिकली कंपनीज किसानों को ही ऑर्डर देती ऑर्डर हैं। देती है। उसकी क्लोज वॉच होती है। हम्म, क्लोज वॉच मतलब हमारे फाउंडेशन सीड हैं, हॉर्टिकल्चर में तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एसओपीज फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर ट्रेडिशनल नॉर्मल किसानों को नहीं दिया जाता, क्योंकि वो छोड़ के चले जाएंगे, भाई ठीक है कर रहे हैं, हो रहा है, उग रही है, ये सब ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है 2 रोज़ लगी, इसके मेल फ्लावर्स अलग करने हैं, इसके फीमेल फ्लावर्स अलग करने हैं, ये स्ट्रिंजेंटली फॉलो होना चाहिए। अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो बीज ही बिगड़ गया बेचारों का। हाँ हाँ। कंपनीज का वो नहीं होने देना चाहते, इसलिए बहुत वॉच रखनी पड़ती है, एक इसलिए तो कई- कीमत मिलती है। हाँ, एक बार जैसे आपने ये वाला बताया मेल फीमेल वाला, इसमें कई बार ये भी होता है कि जैसे पपीता है, हाँ हाँ। एक पपीता आप उगाओ वो मर जाती है, हम्म। लेकिन 2-3 पेड़ लगाए, 4-5 लगाए एक साथ में, हाँ। तो वो सारे जिंदा रहते हैं। हाँ, ये इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बात बोली, ऐसा होता है। हाँ, ये होता है ये एक्चुअली होता में, ये सरसों में भी होता सरसों में भी होता है बेसिकली। वो हम इसको मतलब हो सकता है आई एम नॉट है। बेसिकली क्रॉसिंग होती है एक तरीके क्रॉसिंग से। हो गई, या फिर आप ज़्यादा से बोल सकते हैं कम्युनिटी है ना, खेत, ये खेत जो है वो हाँ, एक हाँ। लिविंग चीज़ है, उनको चाहिए उसको अपनी चाहिए, कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है, हम्म, राइट। आप भी खुश खुश रहोगे अगर हम 4-5 लोगों के बीच में बैठे हैं तो। हम्म, वो वैसा ही मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं पौधों को, मैं ना जनरली मैं खेती को भी उसी तरीके से ट्रीट करता हूँ, दैट दे आर लिविंग थिंग्स। आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा, तो वो वाली सोच रखनी पड़ेगी। क्या एज ए बिजनेस कैसे देखते हो? जस्ट एक लाइन में जानना चाहूँगा। मैं वैसे एक वर्ड में बताऊँ तो प्रॉफिटेबल बिजनेस देखता हूँ वैसे तो मैं। सो एक लाइन में बताऊँ तो बहुत सारे लोग फार्मिंग को एज अ एक्टिविटी करते हैं, एज अ बिजनेस नहीं करते। एज अ एक्टिविटी का मतलब है मैंने मेरा काम कर दिया है, मैं सीड ले आया था, दवाई डाल दी थी, ये भी कर लिया था, वो भी कर लिया था। फिर जो ज़्यादातर यहाँ पे अपने मेंटेलिटी जो छोटे बिजनेस ओनर्स के अंदर जो ज़्यादातर देखी जाती है वो यही चलती है, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा था, मेरे को भाव नहीं मिल रहा था, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया, इस बार ये साथ नहीं दिया। ये सब चीज़ें ना कहने की बात है। मेरे साथ कुछ नहीं होता है, सबके साथ होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करते, दिमाग करते। लगा के कि भाई मल्टीपल क्रॉप हाँ, उगा लूँ या करेक्ट, वेजिटेबल ये नहीं लगाते। प्लस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को बिल्कुल साइड में रख के भूले रहते हैं। हाँ, जो आदमी फाइनेंस और नंबर्स में सही नहीं है वो बिजनेस कैसे कर रहा है? बिजनेस करने के लिए आपको फाइनेंस और नंबर्स तो लाने ही पड़ेंगे, बाकी आ ही नहीं सकते। चलो, फार्मिंग का जो फ्यूचर है वो इंडिया में कैसे देखते हो आप? फार्मिंग का मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में के अंदर ना एक शिफ्ट आ रहा है। ये अभी हम एक ट्रांजिशन फेज में है, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो सेकंड जनरेशन फार्मर्स और ये सब थे वो छोड़ रहे थे, या उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे थे कि छोड़ो, ठीक है, पढ़ लिख के दूसरी नौकरी ढूंढो। अभी धीरे धीरे एक ट्रांजिशन आ रहा है कि पढ़ लिख के खेती को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, वो वाला शिफ्ट भी अब देखने को मिल रहा है काफ़ी जगहों पे। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हायर करता हूँ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, राइट। तो मुझे दिखता है ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट, क्योंकि अगर वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो कुछ तो चेंज आया है थोड़ा थोड़ा। उसके चेंज के रीजंस हो सकते हैं दूसरे फैक्टर्स हो, दूसरी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं लगना, कई जगहों से लोगों का उगता जाना, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट बनना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स कंपनीज के अंदर बनना हो सकता है। मुझे तो अगर आप अपन भी इस खेत में बैठे तो सुकून का एक एनवायरनमेंट तो है ना, इस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो चीज़ मिल रही है। तो जैसे खेती में यूजुअली मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो मल्टीपल स्टेप्स हो गए, उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन से स्टेप का है? मतलब अगर आप बीज लेकर आ गए, आपने उगा दिए, फिर आपने उसे मेडिसिन या मतलब पेस्टिसाइड्स कह दिए, फर्टिलाइजेशन और इन सब का क्या क्या रोल प्ले है पूरा खेती में? आज भी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे डराने वाली स्टेप मेरे लेवल पे जो है वो है सीड का जर्मिनेशन। अच्छा, जब मैं ज़मीन में सीड डाल देता हूँ या ट्रे में सीड डल जाता है, तो जब तक वो बाहर नहीं आता ना, तो मेरे मन में वो दुख दुख बनी रहती है कि ये नहीं हुआ तो बीज का पैसा खराब हो जाएगा। बीज का पैसा नहीं सोचता मैं, हाँ, आगे की साइकिल खराब हो गई। ओह, समझ। आप तो उस एंगल से देखो, फिर से तो लगा नहीं पाऊंगा हाथों हाथ। भाई आपने अगर बीज लगा के 10 दिन वेट कर लिया, 10 ही दिन की तो विंडो थी हमारे पास, हाँ हाँ, तो साइकिल खराब हो गई। जब वो पहला जर्मिनेशन बाहर आ जाता है ना, तब अपने आप रिलैक्सेशन हो जाता है। मैं ठीक है, ये छोटा बेबी बाहर आ चुका है, अब इसका पालन पोषण हम अच्छे से कर देंगे। ये बेसिकली बेबी की तरह ही हो गया। हाँ, जब तक वो risk है। डिलीवरी नहीं होती तब तक डर टेंशन लगता रहती है सब हाँ, पर बस। को। वैसे मान लो ये मेरा आज भी असर है। मेरे नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। तो सही सिलेक्शन ऑफ सीड और उसका जर्मिनेशन अगर हो गया है, तो उसके बाद आपके सारे स्टेप है ना उसकी ग्रोथ में लग सकते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपका बजट आपको अलाउ करता है, वो सब चीज़ें आप उसके ऊपर कर लोगे। किसी ने फसल उगाई, जैसे बाजरा उगा दिया, अब क्या हुआ, एकदम से बारिश आ गई, हाँ, आज उगाया, अगले दिन इतनी तेज बारिश आ गई कि वो सारा बह गया, बह गया, या फिर उस पे बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी आ पड़ गई, गई तो वो गल गया। वो हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर मतलब फार्मर को क्या करना चाहिए?
मैं यही चीज़ आपसे बताने की कोशिश, तो इसके बाद की सारी चीज़ें है ना दो भागों में बढ़ जाती है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, राइट। सो ये सबके जीवन में आते हैं, क्रॉप्स के जीवन में भी, हमारे ह्यूमन जीवन के अंदर भी। कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर लोगे, कुछ एक्शंस ले सकते हो किसी पे। नॉन कंट्रोलेबल ऐसे है कि अब ये हो गया, अब या तो आप इसको लेके बैठ के रोते रहो, जीवन भर रो, या क्रॉप की साइकिल के दौरान रोते रहो, या आपने आम जनता में सुना ही होगा, आप गाँव में जाओगे, किसानों से बात करोगे या लोकल नॉर्मल लोगों से भी बात करोगे, यार उस दिन वो अपॉर्चुनिटी आई थी, वैसा कर लेता तो सही होता। भाई अब निकल चुकी वो अपॉर्चुनिटी, अब उसके बारे में सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं। या फिर एक्सीडेंट हो गया था मेरा गाड़ी का, मैं ऐसा कर लेता ना तो बच जाता, तुम्हारे हाथ में नहीं था वो, हो गया, अब छोड़ो उस चीज़ को, आगे बढ़ो। वो गीता में आता है ना एक, क्या तुम कुछ कर सकते हो इसके लिए? नहीं कर सकते तो सोचो मत, कर सकते हो तो कर लो, क्यों रुके बैठे हो, राइट। बीच के हदर में क्यों रह रहे हो, सोच सोच में क्यों बैठे हो। तो वो कंट्रोल में नॉन कंट्रोल वाला फैक्टर है। तो किसान के साथ अगर ऐसा हो गया है, वो उसको नहीं रोक सकता था, उसको छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को, उस चीज़ से उबरना पड़ेगा। एंड ये मैंने कहीं सुना था, एंड मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, कि आपके साथ कोई भी घटना, बोल रहा हूँ दुर्घटना नहीं बोल रहा, कोई भी घटना घटी हो, आप उससे जितनी जल्दी वापस लूप में रीसेट हो जाते हो ना, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। फास्ट कितनी हो सकते हो, क्योंकि लोगों की आदत रहती है किसी एक इंस्टेंस को पकड़ के 6-6 महीने तक भी रोते रह सकते हैं, सालों तक भी रो सकते हैं, बचपन का ट्रॉमा तो आज तक गिनाते रख सकते हैं। बोले भूलो, आगे बढ़ो, जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आप कभी मूव ऑन ही नहीं कर सकते। एक फसल में तो मैं तो बहुत जल्दी सीखा, हो सकता है एग्रीकल्चर की वजह से ही सीख लिया हूँ। नहीं, लेकिन ये कुछ एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा इंसान के जो जीवन में हाँ। बहुत ज़्यादा काम आता है ये। हाँ, अगर किसी को भी खुश रहना है तो ये जल्दी reset हो हाँ, जाओ। जल्दी रीसेट हो जाओ, अच्छा काम कर। चलो मैं एक चीज़ ये पूछता हूँ आपसे कि जब आप किसी भी ज़मीन को, लैंड को लीज पे लेते हो, जी। तो उस दौरान आप वाटर लेवल हम्म। का कैसे चेक करते हो? सो और हमारा सॉइल हो गया, वेदर हो सो गया, हमारे 3 कुछ चीज़ें चेक पैरामीटर, करोगे। सो हमारे पैरामीटर्स है, पूरा एक है ना लैंड इन्फॉर्मेशन का रिपोर्ट होती है हमारी। वो हम है ना, जो भी लैंड ओनर हमारे साथ अप्रोच करता है कि मुझे अपनी ज़मीन देनी है तो हम उसको वो फॉर्म देते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ हमें ना वैसे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, जिससे कि हमारा एक होलिस्टिक है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी बन सके, है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे इतनी चीज़ें कौन भरेगा, हमें ही नहीं पता। तो हमें सबसे पहले तो ये डाउट है, आपको अपनी ज़मीन के बारे में नहीं पता तो आप हमें कैसे बताओगे और हम कैसे पता करेंगे। एक तो फिल्टर ही वहीं लग जाता है सबसे पहला। तो फिर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो हम जैसे ऐसी चीज़ें पता करते हैं, सबसे पहले तो मिट्टी, पानी और व्यवस्थाएं क्या क्या है वहाँ पे। हमें जो बेसिक मिनिमल चीज़ें चाहिए रहती है, फेंसिंग और सिक्योर ना, वो चाहिए रहता है। रहने की जगह चाहिए होती है कि कमरे, 2 कमरे हो, किचन हो, वॉशरूम फैसिलिटी हो, क्योंकि हमारा स्टाफ वहाँ रहेगा। फिर बिजली और पानी होना चाहिए, कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और वाटर की अवेलेबिलिटी विद सोर्स तक होनी चाहिए। इतना कर दिया तो ज़मीन लेने लायक है। अब आते हैं पैरामीटर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के। कोई पानी खारा था क्या, मिट्टी की जांच करी हुई थी, सॉइल टेस्टिंग क्या है, पिछले 3 साल में आपने कौन कौन सी फसलें करी हैं, सबसे नज़दीकी मार्केट कौन सा है, क्या आपके फार्म के पास में रोड है या नहीं है, कच्ची है तो कैसी है, बारिश में क्या रोड गल जाती है, क्या ट्रक आपकी एंट्री कर सकता है क्या फार्म के अंदर, नहीं कर सकता। ऐसे सवाल हम उसके अंदर लिखते हैं। इन चीज़ों से आपका ये, लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउटराइट मना हो जाए कि ट्रक नहीं आ सकता तो क्या हुआ था, अरे यार ट्रैक्टर में भर के लेके जाएंगे। ये चीज़ों में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एडजस्ट नहीं कर सकता मैं। फेंसिंग नहीं है तो मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं लूँगा ही नहीं उस ज़मीन को। आपके पास 2 कमरे नहीं है तो मैं नहीं लूँगा उस ज़मीन को, क्योंकि वो मेरे लिए स्ट्रगल पॉइंट्स हैं। आप खेती के स्ट्रगल्स करने को रेडी हो, वो तो एक नॉर्मल किसान भी करता, तो वो हम भी करेंगे। लेकिन हम वो स्ट्रगल नहीं कर सकते जिसके अंदर हम अपने स्टाफ की सिक्योरिटी, काम की सिक्योरिटी को वो करें। तो हम ये चीज़ें देखते हैं। मिट्टी पानी की जांच भी लेते हैं हम। पानी को सुधारा नहीं जा सकता। अगर पानी एक लेवल तक अलाउ करता है हमें करने को और हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं करता तो हम ले लेते हैं। मिट्टी से प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा पथरीली मिट्टी है तो हो सकता है एक बार अवॉइड करें, या फिर अब लैंडओनर को बोले कि भाई आप एक बार वो प्लोइंग करवा दो या दूसरी मिट्टी डलवा सकते हो पॉन्ड खुदवा के, तो करते हैं कई लोग, मान भी जाते हैं। मिट्टी की जांच कराने के बाद मिट्टी के अंदर कोई कमी पेशी है वो सुधारी जा सकती है, खाद डाल के, गोबर खाद डाल के, कुछ ना कुछ करके। पानी नहीं सुधरता। ये तो ये हमारे पैरामीटर रहते हैं ज़मीन को सिलेक्शन के। अब आजकल क्या है कि जो ज़माना चल रहा है इसमें, जैसे जो एक्जोटिक फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं मार्केट में आ रहे हैं, लोग कि भाई अवाकाडो खाओ, ये खाओ, वो खाओ, इस तरीके की चीज़ें, या ये उगाओ, इसमें इतना पैसा है। हाँ। अब लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की रील वगैरह देखते हैं और फिर वो उसका बीज लाते हैं, उसका सारा समझते हैं और बो लेते हैं और पैदावार भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, बाद में देखते हैं कि यार इसका तो मार्केट ही नहीं है। तो
इसका ये बताओ कि फार्मर्स को किस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई कम से कम मार्केट की तो ढंग से रिसर्च कर लो, तो इसमें मैं सबसे पहले बताता हूँ, अपन सब ये और वीडियो भी शूट कर रहे हैं। उसमें भी लेवल क्या रखें, Correct, मेजर बात ये है करेक्ट करेक्ट, सारी कि भाई चीज़ें, कितना प्रोडक्शन करें कि और करें भी कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। ये हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये। हाँ अभी अपन ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए ही कर रहे हैं। हाँ बहुत सारे लोग हैं ना प्रभावित हो जाते हैं उन चीज़ों से जो जो उन्होंने अपने मन में देखी कि ये मैं नहीं कर सकता, इस लड़के ने कर कैसे ली। ठीक है, ये एक है ना बहुत एक्साइटिंग सा टॉपिक हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, तो एग्जॉटिक हो गया, जुकीनी हो गया, केल हो गया, लोगों को लगता है यार ये चीज़ इतनी महंगी बिक गई। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा उड़ीसा में एक किसान ने आम उगाया, वो सबसे महंगा वाला, ₹1,00,000 किलो वाला, है ना, उगा तो लिया, हाँ बिका नहीं, राइट। जापान ने मना भी कर दी, हम तो Headline वो बन भी के मना रह कर गई। देंगे, हेडलाइन ही बन के रहेगी, हुआ नहीं। सो आप उन चीज़ों से प्रभावित तो बहुत जल्दी हो जाओगे, लेकिन जो आपने बात बोली ना, उसके पहले की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आपको बहुत सारी चीज़ें, खेती की बात नहीं करते आप, दुनिया में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रभावित कर सकती है कि ये है क्या बिजनेस, ये तो कोई भी कर लेता। आपका बैकग्राउंड, जैसे हमारी बात हुई थी, आप थोड़ा सा IT समझते हो। आप बताओ फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म बनाना कितना आसान है। आजकल तो यही आ गया, वाइब कोडिंग करके आपको लिखना है आई नीड टू क्रिएट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो बना के दे देगा। बिल्कुल, लेकिन क्या फेसबुक वाला अचीव कर पाओगे स्केल? नहीं कर पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है। हाँ, नहीं है। आज अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम बन चुका। जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे वो पता नहीं और कहाँ पहुँच चुका होगा। सो यू कैन नॉट कम्पीट विद इट। सो हम कहाँ अटक जाते हैं, हम इन चीज़ों के एक्साइटमेंट में प्रभावित नहीं होने चाहिए। अपनी खुद की पर्सनल रिसर्च करो कि आप इसको देख के नहीं उगाना है। आप देखो कि क्या आपके आसपास नज़दीकी मार्केट अवेलेबल है क्या, प्लस आपने इस चीज़ के बारे में सुना ही नहीं है तो आप उगा कैसे लोगे। आपको करना है तो आप पहले R&D करो। R&D करने के लिए सबसे चीज़ बताता हूँ, R&D वही लोग या वही कंपनीज करते हैं जिनके पास एक थ्रेशोल्ड प्रॉफिट होता है। हर कंपनी R&D नहीं कर रही होती, आप ये ध्यान रखना। बड़ी कंपनीज जिनके पास एक सिक्योर्ड कैश फ्लो और लिक्विडिटी बनी होती है, वो उसका एक सर्टेन परसेंटेज R&D के अंदर लगाते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, फेल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। क्या एक नॉर्मल किसान के पास R&D का बजट है? उसके पास अभी सस्टेनेंस का बजट नहीं है, वो R&D में कैसे लगाए? सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, हर चीज़ का एक है ना वो फैड बनता है। जैसे मैंने हाइड्रोपोनिक्स की बात करी थी, अब हाइड्रोपोनिक्स क्या बहुत मेन स्ट्रीम सा हो चुका है। आज से 4-5 साल पहले आप देखोगे तो एवोकेडो का भी चल रहा है। अगर आप बात करें ड्रैगन फ्रूट का चल रहा है, तो ड्रैगन फ्रूट पहले 200-250 का होता था, बहुत सस्ता मिलने लग गया है। क्यों? क्योंकि हमने इतनी मार्केटिंग और इतनी चीज़ देख ली कि किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा कि उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब चीज़। तो कई चीज़ें मार्केटिंग के बेसिस पे बिकती है, कई चीज़ें आपके ऑपरेशन के बेसिस पे बिकती है। मैं हमेशा यही कहूँगा कि किसान की बात करें अगर हम, तो उसको वही काम करना चाहिए जो वो कर सकता है। ठीक है, जिसमें उसको कॉन्फिडेंस है। जिसको देख के करने वाले काम नहीं करे, इससे प्रभावित होकर ना करे। उसकी पहले रिसर्च करे, रिसर्च के लिए उसके बाद टाइम है तो वो करे, पैसा है तो वो पैसा लगाए, नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करना। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। दूसरे की थाली में हमेशा घी अच्छा ही दिखेगा। तो बेसिकली हम एग्जॉटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जब बात कर रहे थे, तो इंडियन जो लैंड है हमारा, इस पे किस तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगानी चाहिए या कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए हमें बेसिकली? इंडिया के अंदर जिस टाइप का सॉइल प्रोफाइल है, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, और जिस टाइप के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उसमें सब तरीके की क्रॉप्स उग सकती है। अच्छा। ऐसा कोई सी भी क्रॉप नहीं है जो विदेशों में उग रही है और हमारे यहाँ नहीं उग सकती थी। जैसे बहुत ही रीसेंट बताऊंगा आपको, पिछले 2 से 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा चलन आया है ब्लूबेरीज का। ये इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन अब इंडिया में होने लगी। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं हिमाचल एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसको ओपन में करने का भी। अच्छा। अगर ये ओपन में होगी तो इट्स लाइक फिर तो ये अपने सॉइल के ही पार्ट बन गई, राइट। तो ऐसी सब चीज़ें उगाई जा सकती है। लेकिन बाहर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में लगाने के लिए आपको बहुत सारे परमिशन और लाइसेंसेज उनसे गुजरना पड़ता है। अगर वो गवर्नमेंट और ये सब चीज़ अलाउ कर देती है तो हम ये चीज़ें सब कर सकते हैं। सीड्स वगैरह तो हम बाहर से ला ही नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है ना? सारे नहीं, हाँ। कुछ सीड्स की परमिशन होती है, कुछ की नहीं होती है। तो कई एजेंसी, जैसे जो सीड कंपनीज है बड़ी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो कुछ यहाँ पे उगवाती हैं, कुछ आता है। इवन मेरे साथ में भी हुआ था 2019 में, मैं यूएस गया था, तो मैं वो स्प्राउट्स के लिए मूंग लेके चला गया। हाँ हाँ। थोड़े से कि भाई किसी दिन रात को भिगो देंगे, ऐसे खा लेंगे। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे निकलवा लिया मेरे से, यूएस में। यूएस में, हाँ। क्योंकि ये सीड जो होता है ना, वो यूँ बोलते हैं कि ये हमारा इकोसिस्टम ख़राब कर देंगे, इसलिए। और कई जो वैसे GMO सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स होते हैं, तो उनकी सब टेस्टिंग और ये सब चीज़ रिपोर्ट के साथ ही अलाउड होते हैं, लाइसेंस चाहिए रहता है या अप्रूवल चाहिए रहता है।
क्रॉप सिलेक्शन कैसे करते हैं? किसी भी फार्म प्रोजेक्ट का क्रॉप सिलेक्शन क्राइटेरिया बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ऐसा होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट इज़ ऑपरेशनली फिजिबल होना चाहिए, सेकंड इज़ उसकी सेलेबिलिटी ईजी होनी चाहिए, थर्ड इज़ वो एग्रोनॉमिकली है ना अलाउड होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब हम भी हमारी कंपनी में ऐसे करते हैं, 3 डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन देखने वाला, एग्रोनॉमी देखने वाला और सेल्स देखने वाला। हमारे पास सपोज 600 क्रॉप की लिस्ट है, हम ऑपरेशन वाले पूछते हैं कि भाई ये सारी क्रॉप्स कौन कौन सी उगा सकते हो तुम, वहाँ के ऑपरेशंस की चीज़ होगी। ऑपरेशन का मतलब लेबर मिल जाएगी क्या, आदमी मिल जाएगा, मतलब कहने का मतलब सपोज मैं यहाँ पे चाय लगा, अब चाय तोड़ने वाली जो लेबर होती है ना वो एक्सपर्ट है, वो असम और केरला में मिलती है, यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे वैसी बड़ी बड़ी पत्ती तोड़ देंगे तो क्या करोगे, चाय की पत्ती इतनी बड़ी भी हो जाती है। अच्छा। अब इतनी तोड़ रहे हैं, अब यहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं है, उसको सिखाओ करो, नहीं मिला तो ऑपरेशनली हम क्या करेंगे, उस 600 में से वो क्रॉप के अंदर कुछ क्रॉस में यस लिख देगा, बाकी सब में नो लिख देगा। ऐसा ही सेम चीज़ एग्रोनॉमी वाले से पूछा जाता है, भाई यहाँ के सॉइल कंडीशन, वाटर कंडीशन, वेदर कंडीशन को देखते हुए इनमें से कौन सी क्रॉप लगनी चाहिए। ऐसा ही सेल्स टीम से पूछा जाएगा, ये बोले इन सारी क्रॉप्स में से कौन सी क्रॉप तुम आसानी से बेच सकते हो या मार्केट लेके आ सकते हो, अगर आसपास मार्केट ही नहीं है तो मैं क्यों उगाऊंगा उस क्रॉप को। ठीक है, तो ऐसे करके इन तीनों फिल्टर के अंदर से जिन क्रॉप्स के ऊपर यस आया है, तीनों में यस आया है ना, उसी क्रॉप को पहले तो आप सिलेक्शन में लेके आते हो। फिर इसके ऊपर है ना फाइनेंस की है ना वो चेक लगाया जाता है कि भाई कौन सी क्रॉप मेरे बजट को अलाउ कर रही है और मेरे रिजल्ट वो 1.5x वाले को अलाउ कर रही है। तो 600 में से आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 20 क्रॉप रह जाती है। उस 20 में से फिर हम 2 या 3 क्रॉप सेलेक्ट करते हैं या 4 क्रॉप सेलेक्ट करते हैं, उसको इस ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। इसके अंदर एक और चीज़ हम सेल्स वाली साइड से देखते हैं, क्रॉप का एरिया कितना चुनना चाहिए। जैसे मैंने तो 50 एकड़ फार्म बोला मिनिमम, अब उसमें से कितना एरिया एक क्रॉप को एलोकेट करना है, करने को तो 1 एकड़ भी कर सकता हूँ मैं, 1 करना है, 5 करना है, 10 करना है, कितना होना चाहिए। तो एक क्रॉप का एरिया इतना होना चाहिए कि वो मिनिमम एक गाड़ी भर दे, बड़ा ट्रक भर दे। बड़ा ट्रक मतलब फीजिबल लॉजिस्टिक्स वाला ट्रक भर दे। मैं 2 टन या 1.5 टन वाले पिकअप की बात नहीं कर रहा, थोड़ा बड़ा ट्रक हो जिससे उसका लॉजिस्टिक्स आसान हो, दूर की मंडी भी भेजना पड़े तो भेज सकते हैं, और प्लस उसकी हार्वेस्ट एक ही बार में ट्रक भर दे, रेदर देन फार्म पे रखना ना पड़े। तो वो मेरे लिए हैसल है, और मेरे लिए नहीं, हर किसान की हैसल है वो। अगर आप एक दिन तोड़ के रख रहे हो तो उसको बचाना, करना, फिर दूसरे दिन तुड़ाई, फिर इकट्ठा करना, तो पहले वाली क्रॉप की हार्वेस्ट जो है वो धीरे धीरे थोड़ी सी लूज़ पड़ने लगेगी, उसकी जो ग्रेडिंग है ना, वो इतनी सुंदर नहीं होगी जो फ्रेश हार्वेस्ट वाले की होगी। तो वो भी देखना पड़ता है ये सब चीज़। आप ये बताओ कि हाई प्रॉफिट क्रॉप्स कौन सी हैं? मेरे पर्सपेक्टिव से सारी क्रॉप हाई प्रॉफिट क्रॉप्स ही हैं, नहीं, सब जैसे में अभी क्योंकि आपने 1.5 बताया भी ना बनता कि है। हम तीनों में यस आता है, हाँ, तो फिर हम ये देखते हैं कि इनमें से फिर हाई प्रॉफिट वाला कौन नहीं सा तो है? इनमें से हम हाई प्रॉफिट नहीं, इनमें से हम देखते हैं जो हमारा बजट अलाउ कर रहा है। हम्म, तो मैंने फार्म का बजट सेट कर दिया, तो उस फार्म के लिमिटेड बजट के अंदर मैं कौन सी फसल उगा सकता था, क्योंकि टेक्निकली हर फसल मुझे 1.5x वाला रिटर्न दे रही है, तो हम इनमें से वो वाली चुनेंगे जिसके अंदर मेरे बजट के अकॉर्डिंग। मैं आपको खेती के अंदर ये बताता हूँ, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूल, हर फसल प्रॉफिटेबल है, हर फसल ऑन एन एवरेज 1.5x का 2x का तो वो रिटर्न और वर्सेस एक्सपेंस वर्सेस रिटर्न का तो वो निकाल ही रही है ROI के अंदर, राइट, वो तो सब में ही आ रहा है। तो हमें कौन सी चुननी चाहिए, तो जो हमें ज़्यादा निकाल के दे रही है, 2x वाली साइड में ज़्यादा निकाल रही है, या जिसकी छोटी साइकिल है वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप होगी, इस तरीके से देखा जाता है। परसेंटेज या नंबर टर्म्स में इसलिए नहीं देखा सकता क्योंकि ना तो वो आपके हाथ की चीज़ है ना मेरे हाथ की चीज़ है। पर्सनल फेवरेट की बात करोगे, बिजनेस की बात नहीं करूँ, तो मेरा पर्सनल फेवरेट तरबूज है, मुझे सबसे अच्छा लगता है वो। एक छोटी साइकिल की फसल है, एक बार में पैसा डालना है 70,000 रुपये के लगभग का एकड़ का, और आप उससे आराम से ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए निकाल लेते हो 3 महीने के अंदर। वो मेरी पर्सनल फेवरेट क्रॉप है, हार्वेस्ट भी आसान है, ऑपरेशन भी ईजी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। लेकिन वो भी लार्ज स्केल पे करो तो भी दिक्कत है, नहीं करो तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ओवरऑल कॉम्बिनेशन तो बैठाना होगा बैठाना सभी ही चीज़ों का, ताकि वेदर क्योंकि अब जैसे 70,000 रुपये का वर्ड यूज़ कर लिया, सपोज आपने इसके कंपेयर में दूसरी फसल भी लगा रखी है आपके खेत में, अब आपके पास अलाउड ही नहीं हो रहा वो बजट, तो फिर आप तरबूज आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप तरबूज की बात कर रहे थे, बेसिकली आजकल जो मार्केट में तरबूज आ रहे हैं अडल्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, तो इतना क्या लोग यूज टू हो गए अडल्ट्रेशन के कि मतलब उनको इंजेक्ट करके वो बढ़ा मतलब पका रहे हैं। इवन मैंगोज़ का है, मतलब न्यूज़ में काफ़ी सुना है हमने कि बाहर की कंट्रीज़ ने हमारे रिजेक्ट कर दी चीज़ें, राइस भी और मैंगोज़ भी। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? सो देयर आर 2 लेयर्स, एक तो एक खेत में क्या डल रहा है, तो वो हम तो चाहते हैं कि हर आदमी को रेजिड्यू फ्री प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। रेजिड्यू फ्री का मतलब ये होता है कि पौधे को, क्रॉप को और ज़मीन को क्या चाहिए था उतना ही दो, ज़बरदस्ती ज़्यादा मत दे दो। ये एग्जाम्पल मैं सबको देता हूँ, आपके सर दर्द हुआ, आप 12 महीने की गोली आज ही नहीं खा लोगे कि मेरा 12 महीने नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी दवाइयाँ खाओ, केमिकल्स का इस्तेमाल बुरा नहीं है,
लेकिन लिमिटेड यूज़ जो है उतना ही होना चाहिए, या फिर मॉडरेटेड और ना चेक पॉइंट्स के साथ यूज़ होना चाहिए। तो आप केमिकल्स यूज़ करो, पेड़ में कीड़ा लगा है तो हम भी डालेंगे केमिकल, हमें कीड़ा मारना है, राइट, ये तो ज़रूरी चीज़ है। मैं ऑर्गेनिक देखता रहूँगा तो कीड़ा 7 दिन में मरेगा, 7 दिन में मेरा हो सकता है 20% 30% यील्ड कम हो जाएगा, 20-30% का यील्ड का लॉस है, मेरे ओवरऑल रेवेन्यू में लॉस, वो हम नहीं चाहेंगे। तो अगर दवाई डाल के सॉल्व होता है तो वो करो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ दवाई ज़बरदस्ती छिड़कता जा रहा हूँ, है ना, तो उससे नुकसान रहते हैं। तरबूज वाली चीज़ मैंने भी सुनी थी कि कुछ लोगों की शायद डेथ भी हो गई थी महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा भी कुछ हुआ था। तो वो तो क्या है, बहुत ही गलत तरीका है कि वो तो उन्होंने क्या तरबूज को लाल करने के लिए या कुछ किया होगा कि वो दवाइयाँ गलत तरीके से डाल दी, तो वो चीज़ हुई है तरबूज के अंदर। अब आते हैं जो मैंगोज़ वाला आपने बताया, ये है पोस्ट हार्वेस्ट वाली चीज़ है। मैंगो तो आम पे मतलब पेड़ पे बन गया आम, तो अब वो पका नहीं है, तो वो उसको आप है ना पैकेट में डाल के, मतलब जो डिब्बा बॉक्स पैक होता है उसके अंदर आप है ना वो गैस यूज़ करके आप उसको पकाते हो, तो कार्बाइड वगैरह रख के ये सब चीज़ करनी पड़ती है। तो ये है लॉजिस्टिक्स का परव्यू। अगर आपका आम पेड़ पे ही पक गया है तो आपको सबसे क्लोजेस्ट मार्केट में ही बेचना पड़ेगा, फिर उसकी लॉजिस्टिक्स होगी, दिक्कत करेगी, क्योंकि पका हुआ आम नहीं ट्रैवल कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा कच्चा नहीं, थोड़ा कच्चा तोड़ना पड़ता है, उसको डिब्बे में पकाया जाता है। तो कई लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, कई नहीं करते, तो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो जो अभी आप बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस फसल को आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको यूज़ नहीं करना केमिकल, उसको बचाने के लिए करना है। जैसे हमें सिर दर्द हो रहा है हाँ हाँ, तो हम सिर दर्द को ठीक करने के लिए करेक्ट, कोई कीड़ा लग गया तो उसको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सही। कोई भी केमिकल हाँ। है। लेकिन ये नहीं कि वो केमिकल यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, वो नहीं, harmful प्रोडक्शन है। भी बढ़ा हुआ केमिकल यूज़ करके, जैसे हाँ। फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ये सब चलेगा। लेकिन फर्टिलाइजर्स भी आप अनलिमिटेड या ज़बरदस्ती डाल दोगे, वो जैसे होता है ना, अरे मैंने 1 कट्टा ये यूरिया डाल दिया तो पैदावार बढ़ गई तो 3 डाल देता हूँ, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपको 1 गिलास की प्यास है तो आप भी 1 गिलास ही पियोगे पानी। ऐसा थोड़ी कि मैं आपको पूरी बॉटल एक साथ ही पिला दूंगा, 2 लीटर की बॉटल नहीं पी पाओगे आप भी। वैसे ही पौधा भी एक जिंदा चीज़ है, वो भी सारी दवाई या सारा फर्टिलाइजर नहीं सोख पाएगा, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। वो फर्टिलाइजर ज़मीन में लीच आउट कर जाएगा, बारिश आएगी बह जाएगा, ये करेगा, और उल्टा वो ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट भी करेगा, ये भी दिक्कत होगी। तो जैसे अलग अलग रीजन में जो जो अलग अलग तरीके से हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए हैं या क्रॉप्स उगाए हैं, उनका टेस्ट में भी कोई डिफरेंस आता है? टेस्ट में आता है, वेदर और उनकी वजह से भी आता है, और वैरायटी की वजह से भी आता है। अच्छा। साइंटिफिक रीज़न तो वैरायटी ही है, लेकिन होता है कई बार एनवायरनमेंट कंडीशंस और ये सब चीज़ बनती है, उसकी वजह। अगेन मैं बिल्कुल ह्यूमन से कंपेयर करूँगा, अपन होता है ना, अच्छा वेदर है ये चीज़ है तो अपन अंदर से अच्छा फील कर रहे, तो हमने कोई दवाई तो ली नहीं, हमने कुछ ज़्यादा डिफरेंट खाया नहीं, तो भी अच्छा फील कर रहे हैं ना, बिकॉज वेदर इज़ देयर। हम तो वही इंसान थे ना, वैसे ही। तो सेम वैरायटी डिफरेंट वेदर कंडीशंस में डिफरेंट रिजल्ट दे सकती है। जैसे आप लार्ज स्केल पे फर्टिलाइज़र वगैरह परचेज करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम किसान है वो कैसे डिसाइड कर पाए इस चीज़ को कि ये क्वालिटी का फर्टिलाइज़र है कि नहीं है, और मेरे को कहाँ से लेना चाहिए? सो जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र आ रहे हैं वो सब तो क्वालिटी के ही हैं, उसमें तो कभी दिक्कत ही नहीं आ रही है। एंड इट इज़ फर्टिलाइज़र जो आ रहे हैं वो हैवीली सब्सिडाइज है इंडियन गवर्नमेंट से। तो जो किसान को मिल रहे हैं, जो गवर्नमेंट वाले ही हैं सारे फर्टिलाइज़र, तो वो तो फर्टिलाइज़र में मेनली हैं क्या, DAP, यूरिया, MOP, MAP, यही चीज़ें हैं, ठीक है। अदर फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो जैसे अगर आप बोल रहे हो वर्मी कंपोस्ट हो गया, या लिक्विड फर्टिलाइज़र्स की बात करें अगर हम, या फिर वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो इनकी क्वालिटी तो आपको बेसिकली अब अलग अलग कंपनीज़ हैं, हम अपन किसी कंपनी का नाम तो ले नहीं सकते किसका अच्छा है किसका नहीं है, वो तो आपके ट्रायल एंड यूजेस के बेसिस पे आपको पता लगते रहेंगे। फर्टिलाइज़र ना बोल के मैं ज़्यादा बेटर वर्ड आपको बताता हूँ, न्यूट्रिशन इज़ द राइट वर्ड। ओके, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्रॉप्स को जो है 2 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें आता है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये 3 चीज़ें चाहिए उसको, राइट। बाकी चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें आ गया मैग्नीशियम, जिंक और ये सब चीज़ें, तो पोटाश और ये 3 चीज़ें होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, ये सब 3 चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से मिलती है, केमिकल फर्टिलाइज़र से या फिर आपके नेचुरल चीज़ों से। काऊ डंग ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसमें नाइट्रोजन अच्छा खासा होता है, लेकिन नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन उसमें 2 साल बाद होता है। इसलिए आप गोबर खाद आज डालोगे सूखी वाली तो उसका रिजल्ट हो सकता है 1.5-2 साल बाद दिखेगा। अच्छा, सेम ईयर में बहुत मुश्किल दिखता है। उसको एक्सेलरेट करने का तरीका होता है, आप उसके अंदर माइक्रोब्स डालते हो। तो आपने सुने होंगे नाइट्रोजन सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरियाज, इस टाइप की चीज़ें, PSB बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, इस चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं। कंपाउंड बैक्टीरिया उसके अंदर मिलते हैं, जो खाद होती है, जो कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ मिलकर रिएक्शन करके उस गैस को या उस कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं, जिससे कि पौधा उसको सोख सके, पौधा उससे वर्क कर सके। सारी बातें अच्छी अच्छी जा रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो फार्मर्स हैं
जैसे ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, उस लेवल की इनकम नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें? सबसे पहले तो है ना, बहुत सारी चीज़ों से ना फार्मर्स सोए हो जाते हैं। सोए का मतलब इधर से उधर हिल जाते हैं कि भाई क्या मेरा क्या काम है, सबसे पहले उस पर फोकस करो। उसके बाद फर्स्ट स्टेप सोचो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बजाय वो वाले नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने बनाने वाला सीन, कि मैं ब्रेड भी मैं ही बनाऊंगा, उसके नीचे मैं आटा भी मैं ही बनाऊंगा, फिर उसके नीचे गेहूँ भी मैं ही बनाऊंगा। भाई आपका काम है गेहूँ बनाने का, आप गेहूँ बना रहे हो, फोकस करो सबसे पहले। गेहूँ का सबसे अच्छा मार्केट ढूंढो। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कम्युनिटी बनाओ, कम्युनिटी के साथ गेहूँ बेचो, या जो भी प्रोड्यूस बेचना है। बेसिकली XYZ प्रोड्यूस की कम्युनिटी बनाओगे तो बल्क बनेगा। बल्क बनने से आपके लॉजिस्टिक सस्ता होगा। लॉजिस्टिक सस्ता होने के अलावा आपका इनपुट खरीदने का प्रोक्योरमेंट वाला जो सिस्टम है वो भी सस्ता होगा। भाई आज अगर एक किसान जो है 1 कट्टा खरीद के लेके आएगा तो महंगा ही मिलेगा, लेकिन आप सोचो मैं अगर बल्क क्वांटिटी दे दूँ, टन है, इतना टन मुझे ये दे दो आप फर्टिलाइज़र, सस्ता मिलता है उसको ये चीज़ें। तो सबसे पहले ये चीज़ करनी पड़ेगी उसको। मैं उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मैथमेटिक्स और सिस्टम्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। उसको पता होना चाहिए कि ये क्यों डल रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, इस रुपए से क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बिज़नेस को बिज़नेस तरीके से देखना पड़ेगा। आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है इस चीज़ से। आपका बजट जो है फिक्स रहना चाहिए। आप खेती में इनडेफिनिट पैसा इन्वॉल्व हो सकता है एक फसल को बचाने के लिए, और फिर भी वो नहीं बची तो किसका नुकसान? अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने इस फील्ड के ऊपर मुझे 15,000 रुपये एकड़ से ऊपर नहीं डालने हैं, तो जिस दिन ये 15,000 हो जाए उस दिन हार्ड स्टॉप लगा दो। बोले अब मैं नहीं डालूंगा इस पर पैसा। सोच लो इस चीज़ को। ये वही वाला है जो आपने शेयर मार्केट में लोग देखे होते हैं ना, गैम्बल, राइट, कि मेरा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई में और पैसा डाल के करूँगा, और पैसा भी डूब ही जाता है, वो और नुकसान में और नुकसान में आता है। वो नहीं करनी है। कई लोग खेती को जुआ भी मानते हैं, ऐसा क्यों? मैं आज से 5-6 साल पहले तक तो मैं भी मान ही रहा था, है ना। तो देखिए, जुआ और इस टाइप का गेमिफिकेशन में एक बहुत छोटी सी चीज़ का अंतर है। हम्म, इसको बोला जाता है कि क्या ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, अगर खेती जुआ है तो आप सोचो शेयर मार्केट में काम करना भी जुआ है। ऐसे क्यों नहीं है? उसका सिर्फ एक डिफरेंस है। जैसे अभी बहुत सारे आपने देखा था ना, गेमिंग कंपनीज बंद हुई थी, वो सब इनडायरेक्टली जुआ ही थे। आप वही तो कर रहे हो क्या? वो बोलते थे ना सट्टा खिला रहे हैं, ये तो शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये गेंद जाएगी नहीं जाएगी, इस टाइप की चीज़ें होती थी उसके अंदर। ये जुआ था। इट्स अ मैटर ऑफ लक। खेती इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लक। देर आर कंपोनेंट्स विच आर रिजल्टिंग इनटू योर लक फैक्टर्स। जैसे कि वेदर आपके हाथ में नहीं है, वो लक है। नहीं, कैलकुलेटिव क्या चीज़ थी? मेरे को 1 एकड़ में सीड का पैसा इतना ही खर्च करना है जिससे मेरा इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, इतने बीज लगाऊंगा बेड के ऊपर, इतनी ही दवाई डालूंगा। एक तरबूज की बात करें, एक बेल पे 2 ही पौधे, 2 ही फ्रूट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। लालच नहीं करूँगा तीसरे फ्रूट का, हटा दूंगा, आएगा भी तो फ्लावर, तो 2 को अच्छा वो न्यूट्रिशन मिलेगा। ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेटिव अगर चल रहा है तब ये जुए से हट के आपके एक रिजल्टेंट वाली उसमें आ जाता है, बिजनेस प्रोसेस में आ जाता है। हम जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया कौन कौन से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ये ग्रेन्स जो भी या हैं, ग्रेन्स वगैरह है जो एक्सपोर्ट कर एक्सपोर्ट रहे कर हैं? रहे हैं। इंडिया सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ऐसे एक्सपोर्ट के ऊपर। मतलब वो रेगुलेशंस और कंप्लाइंस पॉलिसी आती है अलग अलग। जैसे कभी बोला जाता है कि बीट या मैदे को नहीं करने देंगे, कभी गेहूं पे रेस्ट्रिक्शन आते हैं। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल जो सिनेरियोज चल रहे हैं हमारे, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशंस करती रहती है। करती क्या क्या है उसकी बात करें तो ऐसा, इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है। सब चीज़ होती है, स्पाइसेस होते हैं, चावल होते हैं, है ना, आपके दालें होती हैं, सब्जियां होती है बाकायदा। गल्फ कंट्रीज़ में बहुत सब्जियां जाती हैं, अपने जयपुर से जाती हैं फ्लाइट में भर के, रोज़ सब्जियां जा रही है डेली, क्योंकि फ्रेश तो वही है तरीका, राइट। फ्रेश सब्जियां जाती है अपने, ये वाली चीज़ें होती हैं, तो सब होती है। लेकिन सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, अलग अलग देश का अलग अलग सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है। यूरोप के स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, न्यूजीलैंड के अलग होंगे, यूएस के अलग होंगे, किसी और के अलग होंगे। तो ये स्टैंडर्ड्स बनाने बहुत मुश्किल है। प्लस इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें, इंडियन सिस्टम को देखें तो बहुत सारी चीज़ें अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ होती हैं, विच आर नॉट अलाउड इन यूएस और यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, खैर वो और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। हमें चाहिए एक बैलेंस। हम कहते हैं कि आप ऐसा अच्छा होगा तो एक्सपोर्ट भी जा सकता है। एक्सपोर्ट में आप बिलीव नहीं करोगे, आपके पास जो मल्टीप्लायर है रेवेन्यू का वो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन किसान डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको लेयर चाहिए बीच में, जो पर्सन इस चीज़ का एक्सपर्ट है, जो इस चीज़ को समझता है, वही एग्रीगेट करेगा, वही बेचेगा। एक किसान अपना माल सारे लाइसेंस लेने का खर्चा करे पहले तो, लॉजिस्टिक्स भुगते, वो भुगत ही नहीं सकता।
कहाँ वो फ्लाइट का किराया लेगा एक क्रेट भेजने के लिए। सब्जी तो एक ही दिन में एक क्रेट ही निकलेगी उसके, 2 क्रेट निकल जाएगी, 10 निकल जाएगी, तब भी लॉजिस्टिक नहीं बैठ रहा उसका। तो उसमें तो कंटेनर जाते हैं एक्सपोर्ट की बात करें। सर्टिफिकेट, लाइसेंसेज, ये सब चीज़ चाहिए। प्लस इनपुट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो रेस्ट्रिक्टेड है अगर दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो यूज़ नहीं करने। कुछ नॉर्म्स तो इतने स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं यूरोपियन, और अगर मैं सारी ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कई लोग तो बोलते हैं भाई ये वाली फसल उसने ग्लव्स पहन के तोड़ी थी क्या। मैंने कहा हमारे यहाँ का किसान ग्लव्स नहीं पहनेगा। आई विल नॉट नेम, बट हमने एक कंपनी के साथ काम किया था, हमने कॉटन लगाई थी, वो बोला कि आप तो पीपी किट पहन के ना स्प्रे करवाओगे। मैंने कहा, मैं उस लड़के से बात करी, उसने मेरे सामने गुटखा थूका, फिर बोला भैया मैं गुटखा खाता हूँ, पीपी किट और मास्क पहनूंगा क्या। स्प्रे कराओ ना चुपचाप से, बस ऐसे बोल दिया उसने क्लियर। एक्जोटिक के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नट्स हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है, एप्पल्स बहुत सारे इंपोर्ट होते हैं। अगर फ्रूट्स वाले सेगमेंट में बात करें तो एप्पल्स बाहर से बहुत सारा आता है। ठीक है, और आपके दालें आती हैं बहुत सारी, B2B सेगमेंट में आती हैं, दालें आती हैं। और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम प्रोड्यूस भी करते हैं, ऐसा- क्वालिटी वाइज अलग अलग होती है। जैसे अफ्रीका से है ना मूंग आता है, बहुत मोटा और अच्छा मूंग होता है। अच्छा। वो बड़ी कंपनीज परचेज करती हैं, अफ्रीका से इंपोर्ट भी करती हैं, हम भी बेचते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मुझे पता लगा कई चीज़ें ऐसे हैं, इस चीज़ को अदरवाइज ना लें हम। सो टेक्निकली एज रिटेल पीपल हमें कभी भी ए ग्रेड प्रोड्यूस खाने को नहीं मिलता है। Okay. ए ग्रेड ऑलवेज गेट्स एक्सपोर्टेड। आपको खिलाने के लिए कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा है, रिटेल को खिलाने के लिए कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा है, हाथ में ले लो, अच्छा लगेगा। प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए बनती है ना, दालों से वो बनते हैं, वो आप नमकीन बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है। मेडिसिनल चीज़ें भी बहुत सारी इंपोर्ट हो रही हैं, राइट। और इसका कोई क्राइटेरिया जैसा नहीं है, मतलब इसका कोई बहुत बड़ा सेगमेंट जैसा, मतलब मैंने कोई ज़्यादा स्टडी किया नहीं इसके ऊपर। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंडिया एज अ हब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, मतलब वो है डेमोग्राफी के पर्पज़ से भी और कंट्री वाइज भी। इसके पास बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं। अच्छा। ठीक है, यूएस बहुत बड़ा अपना यहाँ से ना, यहाँ से एक्सपोर्ट जाता है यूएस के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ में बहुत जाता है, आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत जाता है, यूरोप में बहुत जाता है, सब जगह जाता है। एंड इंडिया के पास खासियत ये है कि इसके पास हर टाइप की वैरायटी है चीज़ों की, हर टाइप की। दूसरी कंट्रीज़ के पास हर टाइप चीज़ नहीं होती। Okay. पर फिर जैसे एप्पल भी हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, कर रहे हैं, देखा जाए हाँ, तो जम्मू है, कश्मीर है, हाँ। यहाँ पर हिमाचल है, हम सारी जगह पे अच्छा कर रहे हैं। प्रोडक्शन हो रहा है, बट हमें फिर बाहर से क्यों? वैरायटी, सिर्फ जस्ट फॉर वैरायटी। जस्ट फॉर वैरायटी। एक आपने देखा होगा बिल्कुल डार्क रेड एप्पल आता है बड़ा वाला, हाँ। वो अपने यहाँ नहीं होता, अपने यहाँ Okay. थोड़ा छोटा एप्पल होता है। अब बनने लग गई हैं, अब कुछ एप्पल की ग्राफ्टेड वैरायटीज़ मंगाई हैं। देयर आर सर्टेन पीपल जो इन्होंने वहाँ के प्लांट्स यहाँ पे लगवा लिए हैं। मे बी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल या अगले से अगले साल वो वाला एप्पल यहाँ पे भी आने लग जाएगा इंडिया में भी। तो उग सब सकता है एक से, अपने पास वो वाली चीज़ भी आ गई वापस से। और नट्स भी तो हम अच्छा उगाते हैं, हमने नट्स उगाते हैं, नट्स वगैरह जो हैं उसकी अच्छी क्वालिटी आपको बाहर मिलेगी। बटर स्कॉच भी शायद बाहर से आ रहा है, इंडिया में भी उग सकता है, ऐसी चीज़ें उग सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअल में क्या है ना, इंडिया इतना वास्ट है और इतनी वैरायटी की क्रॉप्स होती हैं, लोगों को पता ही नहीं होता ये क्या है और ये क्या क्या एग्री प्रोड्यूस भी है क्या, ऐसी चीज़ें हैं। जैसे अभी जैसे एकदम से मखाना का ट्रेंड चल रहा है, आपने नोटिस किया, तो लोगों को नहीं पता मखाना कैसे बनता है। लोग सोचते हैं फैक्ट्रीज में बन रहा होगा, कुछ नहीं है, वो लोटस का बीज है, हाँ। लोटस का पॉपकॉर्न है टेक्निकली वो। इवन साबूदाना भी। साबूदाना, हाँ साबूदाना स्टार्च है, हाँ राइट। सिंदूर का पेड़ होता है, लोगों को नहीं पता, हाँ। इट इज़ ग्रोन ऑन ट्रीज। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मोदी जी ने उठाया, तब लोगों को एक्चुअल में पता तो चला। असली में होता है, सबको नहीं लेकिन पता। हमारे- लाख इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, हाँ, ये भी मैंने पढ़ा था कि वो कोई पेड़ से लिक्विड निकल। पेड़ से नहीं निकलता, कीड़े से निकलता है। अच्छा। राइट, तो वो है, राइट। देयर आर मल्टीपल थिंग। जायफल होता है, जायफल का जो पूरा नट निकलता है, हाँ। तो जायफल का सीड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर का जो कवरिंग होती है वो वो यूज़ करते हैं, जावित्री। जावित्री और ये सब चीज़ें, तो ये पूरा का पूरा वो होता है। लौंग इज़ अ फ्लावर, वो स्पाइसेस है, लोगों को नहीं पता होता। दालचीनी जो है वो पेड़ की छाल है। सो आप अगर देखोगे और अलग अलग जगहों पे जब आप विजिट करते हो, तो आई हैव सीन, मैं खुद भी बहुत जगहों पे सरप्राइज हुआ हूँ कि अच्छा ये ऐसे होती थी क्या, ये ऐसे होता है क्या, ये ऐसे निकलती है क्या, ऐसी चीज़ें मुझे खूब देखने को मिली। मुझे नहीं पता था जैसे अगरवुड से ना सेंट कैसे बनता है, मुझे बहुत रिसेंटली पता लगा कि मैंने देखे फिर वैसे वाले पेड़, वो लोहे का सरिया गर्म करके उस पेड़ों में डालते हैं, उसमें से वो लिक्विड निकलता है, तो वो अगरवुड उससे सेंट बनते हैं, वो ये गल्फ कंट्रीज़ में बहुत एक्सपोर्ट होता है ये सब चीज़ें। ऐसी चीज़ें हैं बहुत इंडिया के अंदर, ये सब एक्सपोर्ट हो रही हैं, कुछ इम्पोर्ट भी हो रही है। ये भी मज़े की बात, यहाँ से हो सकता है अगरवुड वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही होंगी, फिर वहाँ से ना वो परफ्यूम वगैरह बन के वापस इम्पोर्ट हो रहा है, हाँ वही, ये भी चीज़ होती है। मतलब वो हमें ही उल्टा घुमा रहे हैं।
तो अभी फ़िलहाल हम एक कम्युनिटी फार्म में बैठे हैं हम्म, जहाँ पे सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स ये सब लगे हुए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो वो लोग जो टायर 1 सिटी में रहते हैं उनकी एम्बिशंस, एक वो लोग जो गांव में रहते हैं उनकी एम्बिशंस कैसे देखते हैं? एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर। तो गांव वाले जो लोग हैं, अगर आप उसके लेवल पे देखते हो, तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा सुकून है, लेकिन उनकी एस्पिरेशन है कि हम ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। और हम टीयर 1 शहरों की अगर हम बात करें, तो उनके पास सुकून की थोड़ी सी कमी है, लेकिन पैसा वो जल्दी जल्दी कमाते जा रहे हैं। तो इट्स अ फुल साइकिल। जो शहर के लोग हैं, और आज की रेट में देखा जाए, तो ये मैंने भी ऑब्जर्व किया कि मेरे एज ग्रुप के लोग जिन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया, वो सब चाहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर लैंड दिलवा दे यार ऋतुराज, कहीं मिल जाए तो मैं उसके अंदर ये कर दूँ। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपनी लाइफ स्पैन में ऐसे एडवर्टीजमेंट भी बहुत देखे ही होंगे। एडवर्टीजमेंट से मतलब बहुत क्लियर बता रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट के एडवर्टीजमेंट मोस्टली ऐसे ही आते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल चेयर पे है ना, वो रॉकिंग चेयर पे बैठे रहेंगे, बैकग्राउंड में खेत होगा, एंड बोले कि आप अपने जीवन का आनंद ऐसे रिटायरमेंट के बाद ऐसे लीजिए, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस इसलिए करवा लीजिए। तो बेसिकली सुकून की डेफिनेशन जो है ना, वो यही बता रखी है कि खेत होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए आपके पास। गाँव वाले बोले हमारे पास पड़ा हुआ है, हम कर नहीं पा रहे हैं। उनके माँ बाप उनको खेती नहीं करने देना चाह रहे हैं। वो बोले तू शहर जा, है ना, चाहे तू कैब चला ले, है ना, एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड बन जा, लेकिन कुछ कर, वहाँ चले जा। उनकी एस्पिरेशन भी ऐसी ही है, क्योंकि वो 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि एक तो मुझे शो ऑफ वाला चीज़ चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ब्रांड पहनना है, ये करना है, फ़ोन यूज़ करना है, चाहे रील देखेंगे, क्योंकि कमाई की सोच सोचो, राइट। तो कुछ काम करो। तो ये एस्पिरेशन क्या ना डिफरेंस है। तो शहर वाले लोग सोचते हैं हम गाँव जाके खेती हो जाए, सुकून मिल जाए, ये सोचते हैं कि हमें पैसा मिल जाए। इन दोनों का अगर अपन एक कॉम्बिनेशन सा बनाए ना, तो ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम ही है अपने आप में। और हम उस इकोसिस्टम के जेटा फार्म जो ना, उसके बीच में बैठ गए। हम खेती भी कर रहे हैं, हम इन लोगों को कनेक्ट भी करवा रहे हैं, ठीक है। कोई खेती आज, अब ये वाला खेती है, ये तो गुड़गांव शहर के बीच में ही है, ये फार्म, हाँ। तो ये चल ही रहा है ये चीज़। हमने कुछ भी टोमेटो उगाया हुआ है या फिर ब्रिंजल है या गाजर है, तरबूज है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके कीड़ा लगने के और ऐसे चांस रहते हैं, क्या पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि भाई ये वेदर की वजह से ख़राब होने वाला है, इसको हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो कुछ तो ऐसे मार्केट में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वाइज मशीनें बनी हुई हैं कि वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया वहाँ पे, वो बता देंगे। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, ये मशीनें है ना, यूँ तो अच्छी हैं, लेकिन हमारे बजट से बाहर चली जाएंगी। अब अगर आप सोचो, मैं बोल रहा हूँ हमारे बजट से बाहर चली जाएगी, तो किसान के तो बजट में आ भी नहीं रही, राइट। आप उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज कर रहे हो बाय जस्ट वन स्टेटमेंट कि इसको यूज़ कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो कि क्या उसको इतना खर्चा करना चाहिए ये पता लगाने के लिए। हो सकता है मैं 2 टमाटर फेंक दूँगा, एक खेप खराब हो जाएगी, लेकिन उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का तरीका ये नहीं है कि मुझे पता होना चाहिए कि वेदर का पता लगेगा तभी मैं एक्शन लूँगा। हमारा किसान आज की डेट में इतना तो होशियार है, उसको ये पता रहता है मौसम बदलने वाला है, तो मुझे पहले से क्या एक्शन लेने हैं। तो उसके लिए स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं। देयर आर कंपनीज, एक स्टार्टअप है पुणे बेस्ड, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो जैसे वो लेडी बग्स दे देता है। लेडी बग आपने कीड़ा देखा है, बड़ा सुंदर सा दिखता है, लेकिन वो है ना, वो दूसरे कीड़े खाता है, वो पत्तियाँ नहीं खाता। तो जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, वो उनको खा जाएगा, तो उसको आप छोड़ दो खेतों के अंदर। ये कर दिया। फिर एक और स्टार्टअप है, उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। वो भी सेंसर वाला काम कर रहा है, जैसे IoT सेंसर और ये सब चीज़ बात करें। उसने बोला जैसे आपके पौधे की रोज़ है तरबूज की इसकी, तो आप उसके कोनों पे आप है ना सनफ्लावर लगा लो, सूर्यमुखी। सूरजमुखी लगा लो। तो सूरजमुखी जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, मतलब ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा वेदर, एनवायरनमेंट और इन चीज़ों के चेंजेस पे। तो उस पर एफिड अटैक पहले आएगा रेदर देन क्रॉप के ऊपर आएगा। वाटर की कुछ दिक्कत आई है तो वो पहले उस पर दिखने लग जाएगी। तो अगर उस पर दिख रही है तो आपके स्ट्रेस आने वाला है, तो आप पहले से तैयारी कर लो अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। और ये मुझे बहुत सस्ता तरीका निकला। उस पर देखो ही देखो, आप नहीं जज कर पा रहे हो तो आप उसकी फोटोग्राफ उस कंपनी को भेज दो, वो जज करके बता देंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक IoT सेंसर आपके 15 से 25 हज़ार रुपये का आता है, 1 हेक्टेयर में 1 लगता है। सूरजमुखी के तो आप 100 के 100 हज़ारों पौधे लगा दो, हर रो में 1-1 लगा दो, कौन सा खर्चा जा रहा है? दिखने में खेत भी सुंदर दिखेगा आपको, सूरजमुखी का फूल भी बढ़िया चीज़ है, वो दिख रहा है। बेसिकली केले की खेती काफ़ी अच्छी होती है, एंड हमारी कंट्री में सबसे जो इजी टू एक्सेस जो भी फ्रूट है वो केला ही माना जाता है। तो केले की खेती के बारे में कुछ बताइए। केले की खेती अपने बिहार में बहुत होती है, महाराष्ट्र में बहुत होती है, साउथ में भी कुछ जगहों पे होती है। ये एक ऐसी क्रॉप है जो साल भर आपको केला दे सकती है। इसको बैचेज में लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही केले का पेड़ आपको बार बार दे रहा है। अच्छा। एक केले का पेड़ एक बार में एक हार्वेस्ट, ऐसा लिया जाता है खेतों में। घर में लगाओगे तो दे देगा, तो इसमें शूट्स निकलती है। अच्छा।
तो इंटरेस्टिंगली लोग सिर्फ केले की खेती में से सिर्फ केला निकालते हैं, जबकि उसका जो तना बच रहा है उसके भी मल्टीपल से कि उसके फाइबर से कपड़ा बनाते हैं वो। कई लोग उससे ना वो फर्टिलाइजर तो ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं, ऐसी चीज़ें भी चल रही है। लेकिन अभी तक क्या है, इसका मार्केट इतना बड़ा डेवलप नहीं। बनाना लेदर भी बन रहा है आज का, ऐसे क्रॉप पेस्ट से लेदर भी बना, पाइनएप्पल से भी बनता है, इससे भी बना रहे हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़, केले की खेती वन ऑफ द वेरी प्रॉफिटेबल खेती भी है अगर आप देखें तो, क्योंकि इसका मार्केट जो है जनरली बहुत है ना कांस्टेंट चलता है। एंड जैसा आपने बोला कि ये बहुत कांस्टेंट कंजम्पशन क्रॉप भी बहुत अच्छी है। मतलब रोज में सबसे आसान हर फ्रूट जिसको बोला जाता है वो केला है, मिल जाएगा बड़ी आसान है। और ईयर राउंड अगर आप उसकी प्राइसिंग भी देखो तो जनरली कांस्टेंट सी चलती है, 30-40 ऐसा ही चलता रहता है। तो ये मार्केट भी बहुत इस तरीके से बन जाता है। हार्वेस्ट के बाद ये जनरली कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फिर टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। अच्छा। दो यूजेस जो एक्स्ट्रा हैं वो जनरली अभी तक किसी ने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी वो देखी नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज है। लेदर बनाना, फाइबर निकालना, फर्टिलाइजर बनाना, ये सब चीज़ें। मुझे लगता है कि फ्रूट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन हो रहा है इंडिया केला। में वो केले का ही हो रहा है, हाँ, मुझे भी क्योंकि केला मिडिल क्लास और लोअर मिडिल सब केला और पपीता दो। केला पपीता, हाँ हम्म। दोनों। बट जैसे केले में बहुत वैरायटी आती है, लाल केला है और एक छोटा केला आता है जिसे कहते हैं डाइजेशन के लिए काफी अच्छा हाँ, होता है, बट वो यूजुअली साउथ में बेबी मिलता है। बनाना बेसिकली वो। बेबी हाँ, बनाना हाँ। है, वो नॉर्थ इंडिया या फिर इस नहीं, अपर यहाँ पार्ट नहीं में होता। अवेलेबल है ही नहीं। नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा मार्केट भी नहीं है। अच्छा। तो जनरली ये जो G9 केला बोलते हैं, जिसको ये बड़ा वाला केला आता है, हम्म। ये सब जगह कंज्यूम ही होता है। साउथ में भी होता है ये कंज्यूम। हाँ हाँ। वो जिसको आप बोल रहे हो वो इलायची केला, छोटा केला जिसको बोलते हैं, हम्म। वो बहुत स्वीट होता है और बहुत अच्छा केला होता है। वो ठीक है? डाइजेशन के लिए काफी अच्छा हाँ, वो अच्छा है। लेकिन उसकी क्या है, मैंने कभी कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं देखी। हम्म। कमर्शियल मतलब मैंने नहीं देखी, होती होगी साउथ में, मैंने नहीं देखी। मैंने G9 केले की जरूर देखी है। आई हैव बीन टू बनाना फार्म्स एंड ऑल। हजारों एकड़ में लगे हुए हैं, जैसे नर्मदा नदी के किनारे बिहार में बहुत लगे हुए हैं। बुरहानपुर में आप चले जाओ, हजारों एकड़ में केले के, रोज टू रोज। मतलब आप अगर ड्रोन से अगर आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं जमीन कब शुरू हो रही है, इतने केले लगे हुए हैं ऐसे, रोज के रोज। अच्छी पेड़ तरीके से है। मोरिंगा भी तो है। हाँ, मोरिंगा। मोरिंगा। हाँ। मोरिंगा एक ऐसा, इट्स अ सुपर फूड, हाँ। ठीक है। उसकी हर चीज़ काम में आ सकती है। आप है ना उससे स्किन की ट्रीटमेंट वाली क्रीम्स भी बना सकते हो, जड़ों से चाय भी बना सकते हो, छाल से भी कुछ बना सकते हो, पत्तियाँ भी यूज़ होती है। कॉमन बेसिकली जो खाने में यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा है फली, सहजन की फली जिसको अपन बोलते हैं, वो यूज़ होती है। सांभर में सब लोगों ने खाई होगी। दूसरा इसका मेजर यूज़ आ रहा है जो एक्सपोर्ट में भी चल रहा है, वो है इसका ड्राइड लीव्स का पाउडर। उगने में बहुत आसान है, बहुत ही हार्डी क्रॉप है। अगर आपने बारिश के सीज़न में उसको वो डंडा लगा दिया, मतलब वो एक टहनी तोड़ के लगा दो, वही पेड़ बन जाएगी। अच्छा। ठीक है, ऐसे ही उग जाएगी, मतलब 7-8 फीट की हो जाएगी, वो बड़ी सारी भी हो जाएगी। तो उगने में भी बहुत आसान है। इसकी जो फली है वो गुमार फली की तरह भी सब्जी बनती है। हाँ, बनती है, सब्जी भी सब्जी- बनती है। कच्ची वाली तोड़ोगे तो सब्जी भी बनती है, इसमें यूजुअली रेशे ज़्यादा पराठों होते में हैं भी लेकिन यूज बनती आते है। हैं। लेकिन अब किसान को क्या करना चाहिए? अगर किसान के पास मीन्स, रिसोर्सेज, टाइम और बैंडविड्थ है तो वो पत्ती तोड़े, सुखाए और फिर ड्राई करके पीस के किसी को बेचे, फिर वो आगे वाला बंदा प्रोसेस करके उसको कहीं ना कहीं बेचे, प्राइस मिल जाएगी। लेकिन क्या किसान के पास अगर वो बैंडविड्थ नहीं है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि इसको इस तरीके से सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाना है, उगा लो। लेकिन हर वो चीज़ बिजनेस नहीं बन सकती जो अपन इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे अभी हम जैसे पाइनएप्पल लेदर की बात करें, इसको बोलते हैं वीगन लेदर। हाँ। हम बनाना लेदर, पाइनएप्पल लेदर ये सब बात करें तो वीगन लेदर का आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है। नहीं, किसान थोड़ी बनाने बैठ जाएगा, वो तो बनाना ही उगाएगा, वो तो पाइनएप्पल ही उगाएगा। लेदर कैसे बनाएगा? उसके लिए तो फैक्ट्री, मशीनरी सब लगेगी, वो उसका इन्वेस्टमेंट कोई करेगा। सोया जो है वो भी काफी आजकल कंज्यूम हो रहा है लोगों के थ्रू, हाँ, प्रोटीन प्रोटीन के नाम। सोया इंडिया में ऐसा नहीं है। सोया एंड मेज हम्म। ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर एक तरीके से उगाने वाली क्रॉप्स हैं। यूएस का मार्केट मेज और सोयाबीन पे है, चाइना का सोयाबीन और मेज के ऊपर है, बहुत बड़े बड़े स्तर पे होते हैं, हजारों एकड़ में खेती होती है। सोयाबीन हर चीज़ में यूज़ आता है, राइट। इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत बड़ा है सोयाबीन का, अच्छा। और कंजम्पशन यूज़ भी बहुत बड़ा है, मतलब डायरेक्ट कंजम्पशन यूज़ भी। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, वो तो है ही, सोया मिल्क बनते हैं, ये बनते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस में आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कच्चा सोयाबीन जो है वो एक्जोटिक में आता है, उसको एडामामा बोलते हैं अपन, राइट। जो ग्रीन सैलेड, और आप अगर फॉरेन ट्रिप्स में गए होंगे तो ऐसा आपने देखा होगा, सैलेड में देते हैं आपको हमने edamame, वीडियोस तो में जरूर beans देखा है। होती है। दिस इज एडामामा। लोगों को नहीं पता था कच्चा सोयाबीन की फली वो होती है, राइट। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन वही है, कच्चा सोयाबीन वो पेरिशेबल है, तो आप उसको ज़्यादा वो नहीं कर सकते, या तो कोल्ड स्टोर में रखो। और नॉर्मल किसान तो ये करेगा ही नहीं। कितने तोड़ेगा कच्चा सोयाबीन? और वो तोड़ लेगा तो वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोल्ड स्टोरेज में रखने वाला, और ना मार्केट है इतना बड़ा। एडामामा अगर कोई खरीद रहा है आज की डेट में, तो आपको ऐसे ऑर्डर देगा 100 किलो रोज के दे देना। रोज कौन तोड़ेगा 100 किलो? और कहाँ टूट रहा होगा?
सोयाबीन शहरों के पास नहीं लगता, सोयाबीन ऐसी जगहों पे लगता है जो लार्ज के, जो फील्ड क्रॉप में आता है ना, क्योंकि सोयाबीन वही ग्रेन पल्सेस ना, पल्सेस वाली कैटेगरी के अंदर। तो फील्ड क्रॉप शहर के पास होती नहीं है, तो क्यों लगाएगा कोई। जैसे आप ये बात बता रहे थे कि यूजुअली क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं ना, सारे काम फार्मर्स नहीं कर सकते। बेसिकली उनका काम सिर्फ खेती करना ही है। किसान का होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए उन्हें। मल्टीपल नहीं। चीज़ों पे Multiple फोकस करोगे task तो नहीं। होगा नहीं। सो उसका, हाँ, फोकस करोगे तो होगा नहीं। इससे ज़्यादा बेटर लाइन मैं आपको बताता हूँ। अगर हम फार्मिंग एज अ बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो हर बिजनेस तभी ग्रो करता है जब वो पहली स्टेज को स्टेबलाइज कर ले। क्या आज की डेट में वो ट्रेडिशनल फार्मर स्टेबल है क्या अपनी लाइफ में? उसकी कमाई क्या स्टेबल आ रही है, रेगुलर आएगी? अगर वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरे पास ये 2 एकड़ का खेत है, मैं इस पे ये कर रहा हूँ, ये मैं कंसिस्टेंटली बराबर हर बार सही तरीके से रिटर्न ला दूंगा और सही तरीके से यील्ड ला दूंगा, तो उसको उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी मिल चुकी है। मतलब उसको पता है कि क्या होने वाला है मेरे खेत में। अगर वो इस लेवल पे स्टेबल हो चुका है, उसको पता है कि इतनी कमाई तो मैं कुछ भी नहीं करूँ तो इतनी तो मैं पक्का निकालूंगा। जब वो पक्का हो जाती है ना ये वाली कमाई, और उसके ऊपर उधार नहीं हो ज़्यादा, लोन वोन का, ठीक है, तब उसको बोला जाता है एक सस्टेनेबल मैट्रिक्स में आ चुका है वो। अब उसके पास एक ऑप्शन बचता है, इससे बाद में क्या ग्रो करूँ, मतलब इससे वैल्यू एडिशन कैसे करूँ, तब वो सेकंड स्टेप में जाए। तो बोलते हैं ना बिजनेस स्टेबिलिटी होगी तभी तो करूँगा। और अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से बताता हूँ। कई लोग होते हैं जो B2B मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सब लोगों के लिए उगा रहे हैं। सपोज मैं दवाई बनाने वाला कोई कंपनी हूँ, मैं आपके लिए कैप्सूल्स बना रहा हूँ, दवाई वाली जिसको मैं बेच रहा हूँ वो मुझे क्या करेंगे, वो डिब्बी दे देंगे, बोले इसमें भर के दे देना, इसके पैसे हम काटेंगे साहब तुमसे, ऐसा भी बोलेंगे। बिल्कुल लेगा भाई, कॉस्ट है वो, एक एक डिब्बी लगती है हमें 50 पैसे की है, लेकिन आपको हजारों क्वांटिटी में बन रही है तो उसके पैसे लग रहे हैं, राइट। थोड़े दिन में मैन्युफैक्चरर होता है, यार दवाई बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये डिब्बी मैं इस भाई साहब से नहीं लेके खुद से लूँगा, 50 पैसे में ये दे रहा है, मैं 30 पैसे में लिया, तो 20 पैसे की कमाई और करी उसने, ये वैल्यू एडिशन, ठीक है। उसके बाद बोलेगा डिब्बी बनाने वाला जो पीछे का बैक एंड में दाना आ रहा है ना प्लास्टिक का, वो भी मैं खरीदूंगा। वो अब किसी दूसरे से बात करेगा, दाना मैं दूंगा, तू डिब्बी बना के मुझे दे, तू 30 पैसे में मत दे, तू 10 पैसे में दे, दाना मैंने तेरे को दे दिया था। ये होता है वैल्यू एडिशन और वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन। ये किसानी में भी हो सकता है, लेकिन फिर से वही बात, पहली स्टेज जब तक स्टेबल नहीं है तो तब तक आप ये दूसरे सपने और दूसरी बिजनेसेस इकोसिस्टम में क्यों घुस रहे हो। आप गन्ना उगाने में एक्सपर्ट हो, गन्ना उगाओ, चीनी मिल को बेचो, फ्री हो जाओ। वो वाले चीज़ें मत देखो, गन्ना उगाऊंगा, गुड़ भी मैं ही बना लेता हूँ, ऑर्गेनिक दिखेगा, पैकेजिंग करूंगा, छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊंगा, फिर मैं ना इसको ई-कॉमर्स या क्विक कॉमर्स पे बेचूंगा। ये सब आप करने बैठे ना तो आप गन्ना उगाना भी भूल जाओगे और ये आपको आता नहीं था। बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअल में, क्योंकि लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब से सोशल मीडिया और ये चला है ना, रील वाला कल्चर, तब से क्या हुआ है कि हर आदमी को हर चीज़ में पैसा दिखता है। करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या है कि वो ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, ये भी करना चाहता है, सब करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो कुछ नहीं कर पाता। इसमें एक और रीज़न भी है, आपने ये वाला एग्जाम्पल बहुत सही दिया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर पता है क्या है, खेती और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, हर आदमी को पता है ये तो मैं घर पे कर सकता था। हाँ, जैसे दवाई वाली चीज वो confidence घर आ पे नहीं गया। बन सकती थी, लेकिन वो गन्ने के जूस से गुड़ बना सकता है घर पे, कढ़ाई में घोट घोट के भी। वो बोला ये तो घर पे बन जाती है तो हो सकती है, फिर तो कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसा तो दूध रोज खरीदो, पनीर बना बना के बेचने लग जाओ, क्यों नहीं करते लोग। इट्स इंडस्ट्री, नहीं बनता ये चीज। और ये रील के चक्कर में ऐसा हो गया, दिखता जाए जल्दी पैसा बन जाएगा, और आसान काम है। और ये आसान क्यों है, कभी ना कभी किसी ना किसी ने किसी के घर में कुछ ना कुछ खेती से रिलेटेड ये सब आइटम्स बनते हुए देखे हैं। आई एम श्योर अपने घर पे कभी किसी ने बूंदी बनते हुए भी देखी होगी, नमकीन बनते हुए भी देखी होगी, ठीक है, आपने भुने हुए वो चीज, वो घूंगड़े, वो घूमरी और ये सब चीज होती है, हाँ, ये भी नहीं। बना के खाए होंगे, घूगरी खाई होगी है ना, गेहूं की बना के, राइट। तो ये सब चीजें मैंने घर में बनी हुई देखी है, लेकिन अब आप सोचो इसका बिजनेस कर लेंगे, आ तो गई हमें बनानी, ऐसा नहीं होता, राइट। ये प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, उस Right. फॉर्मेशन में हाँ। नहीं जाओगे तो नहीं हो सकता। बेसिकली अगर क्रॉपिंग जो चीज़ है, क्रॉपिंग का जितना भी हमारे वेजिटेबल हम ग्रो कर रहे हैं या फ्रूट्स कर रहे हैं, हम इसको एक पार्ट्स में डिवाइड करना हमें चाहिए, हाँ, मतलब बेसिकली। हाँ। तो इनके स्टेपिंग कैसे है? सो सबसे इसको आप है ना ऐसे एटम जैसे देखो, अब मुझे पता नहीं एटम को कैसे समझाऊं। एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ही सब चीज घूमेगी। न्यूक्लियस क्या है, वो आपको बिल्कुल स्ट्रांगली और बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि ये फार्मिंग है। ये नहीं हुई ना तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप पहले फोकस कर लो खेती पे। जिसने इस चीज के ऊपर काबू पा लिया है, जिसने इसके ऊपर स्ट्रांगनेस बना ली ना, वो उसके बाद है ना सब बिजनेस में घुस सकता है। घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए वो समय बताएगा और आपके रिसोर्सेज और बैंडविड्थ बताएगी, राइट। लेकिन ये चीज में अगर आप घुस चुके हो तो ये आपको सबसे पहले स्ट्रांग पॉइंट बनाना है अपना। लेकिन ज्यादातर जगहों पे जो हमने ऑब्जर्व किया,
किसान बोलता है कि मेरे को तो ये आता ही है, मैं दूसरी चीज़ों में घुसूंगा, उसके बाद मीन रिसोर्सेज है नहीं, वो सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से घुसना चाहता है, और उसको लोग ज्ञान भी यही देते हैं, अरे तू ये क्यों नहीं कर लेता, ऐसा क्यों नहीं कर लेता, D2C में क्यों नहीं बेच देते, ये क्यों नहीं कर देते, उसके दिमाग में ये चलता है। दूसरी जगहों पे जो स्टार्टअप्स और कल्चर और जो इंडस्ट्रीज पहले से बनी हुई है वो खेती नहीं करना चाहती, वो सब किसानों को क्या मानते हैं, किसान हमारा क्लाइंट है, किसान मेरा कस्टमर है, मैं दवाई बनाऊंगा किसान को बेचूंगा, मैं टैग बनाऊंगा किसान को बेचूंगा, मैं एडवाइजरी टैग बनाऊंगा, एक ऐप बनाऊंगा, मैं किसान को बेचूंगा, उससे पैसे लूंगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ है किसान से पैसे निकलवाने हैं, किसान कितने पैसे दे देगा तुम्हें। मैं सप्लाई चेन का बिजनेस करूंगा, देख भाई मैं तेरे लिए मार्केट ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, मैं 11 रुपये में बेचूंगा। किसान सोचता है मैं तुझे क्यों दूँ, मैं भी 11 में बेच सकता हूँ, वो उससे फाइट कर नहीं सकता। सब जगह सब अटके हुए हैं इस वजह से। हम इसलिए बोलते हैं कि पहले कोर न्यूक्लियस पे फोकस कर लो, जिसके पास खेती का स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगा, जिसको ये सस्टेनेबिलिटी सिस्टम बन जाएगा, जो मार्केट ड्रिवन ना होके कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रीमियम ड्रिवन होगा, ठीक है, तब वो सस्टेनेबल कहलाएगा। जिस दिन किसान को इस चीज़ से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, कि मैंने 3 रुपए का टमाटर लगाया था, अब मुझसे साल भर तुम 8 रुपए में लेते जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मार्केट में 200 हो जाए, जिस दिन किसान इस लेवल पे आ गया तब वो संतुष्ट है। उसके बाद वो टोमेटो प्यूरी का भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उसको पता है मेरे टमाटर के उगाने की कॉस्ट तो 3 रुपए ही रहेगी, राइट। अब वो बिजनेस करे, तब वो केचप के बिजनेस में जैसे ही आया ना, तब उसका बिजनेस बहुत स्केल पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि केचप की बोतल तो बेच रही है ना 100 रुपए में, वो बना ले, 3 रुपए की चीज को कन्वर्ट करना है वो कर सकता है, लेकिन वो अभी तो उसका माइंडसेट वहीं नहीं पहुंच रहा ना। बोले मेरा 8 में क्यों गया, मार्केट तो 20 में चल रहा था, वो तो यहीं पे बैठा हुआ है अभी तक। वो एनवायरनमेंट में ऐसा आ जाता है लोगों की कि हमने तो इतने में बेचा है। इंडियन एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है। हाँ। अगर आप चाइना में जाके कोई चीज़ मांगोगे, आप बोलते हो कि मेरे को ये माइक चाहिए, वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछते ये कितने में दूंगा, ये दूंगा, ऐसे बात नहीं करते, कितने पीस चाहिए, उस हिसाब से आपको प्राइस लगेगी, राइट। इंडिया में आप जाके मांगोगे, बोले भाई साहब मार्केट में तो 4,000 का मिल रहा है, आपको 2 लगा देंगे। फिर मुझे मार्केट जानना ही नहीं था, तू मुझे पहले ही बताना तेरा कितने में बन रहा है, ऊपर से कितने लेगा, और इट डिपेंड्स अपॉन कितनी क्वांटिटी मांग रहे हो आप, उस पर बात करो। वही खेती में भी हो सकता है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम खुद भी उगा रहे हैं, तो मैं भी तो वही बात करूँगा। आज अगर मैं किसान जैसे तरीके से बात करने लग जाऊँ, कोई भी B2B क्लाइंट मेरे पास नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। मतलब अगर आप आलू के B2B में देखोगे तो आपको प्राइस क्या मिलती है, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, यही मिलेगी। आलू की फ्लक्चुएशन चलती है 4 रुपये से लेकर 25-30 रुपये तक आलू जाता है, और मैं भी उनसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मार्केट तो मुझे 30 रुपये दे रहा है, मैं आपको क्यों दूँ 10 रुपये में। अरे भाई वो इतना बड़ा B2B क्लाइंट है, तुमसे टनों में लेके जाएगा, इसलिए दो। आपके उगाने की कॉस्ट नहीं बैठ रही तब आप मना करो। ये कोई रीज़न थोड़ी होगा मार्केट में 30 का है तो मैं आपको क्यों दूँ, ये कोई रीज़न ही नहीं हो सकता। एक चीज़ जैसे मैं जानना चाहूँगा कि जेटा फार्म पे मतलब लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं जब बात बाइंग की आती है, बायर्स क्यों ट्रस्ट करते हैं? यही जो अभी Rather हमने than- B2B वाली बात करी हाँ, ना, हाँ, इसीलिए- यही एक बहुत बड़ा रीज़न इसका, क्योंकि हम अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एसोसिएट करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट को डिच नहीं करते। अब मार्केट अगर आलू का सही में 30 रुपये भी पहुंच गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने आपसे करार कर रखा है तो मैं आपको 30 में नहीं दूंगा, मैं मार्केट में बेच आऊँगा, मैं ये नहीं करता। प्लस आपको जो क्वालिटी चाहिए वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आपको उसी प्राइस में दूंगा जिसमें हमारा एसोसिएशन हुआ है, बिकॉज आई वैल्यू द एसोसिएशन फर्स्ट। ये जरूरी चीज़ है, आपने अगर एसोसिएशन को वैल्यू नहीं किया तो इसका मतलब तो दुनिया में कोई करार और कॉन्ट्रैक्ट होने ही नहीं चाहिए ना, फिर तो सब अपना अपना फ़ायदा देख ही रहे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यही तो फंडामेंटल था हम दोनों के एसोसिएशन का, वही आपने हिला दिया। और ये दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं है कि बड़ी B2B कंपनी तो नहीं करती होंगी, लेकिन ये दोनों साइड में होता है मार्केट में। इवन प्राइस कम भी हो गया तब प्राइस भी कम वो हुआ उसी प्राइस में तो देगा। वो क्या करेगा, जो बायर है वो है ना डिले करना लग जाएगा, मतलब प्राइस कम हुआ तब तो उठा लेगा, राइट। प्राइस ज़्यादा हुआ तो वो बोलेगा कि भाई ठीक है अभी थोड़ा रुकते हैं, ये चीज़ होती है। मतलब जैसे सपोज 10 रुपये में करार हुआ, मार्केट की प्राइस 30 चलेगी तो किसान डिच कर जाता है, बोले मैं मार्केट में बेच आया, अब ये बैठा हुआ है, इसकी फैक्ट्री है, इसकी चीज़ें आगे चल रही है, इसको सैलरीज देनी है, बोले खाली फैक्ट्री माल आ नहीं रहा, मेरे को झक मार के है ना क्या बोलते हैं मंडी से खरीद के ही लाना पड़ रहा है। अब मैं 30 में मंडी से ला रहा हूँ, तू मुझे ही दे देता भाई, तेरे को मुझे टॉर्चर ही करना था, प्रेशर ही बनाना था, तो वैसे ही दे देता। और अगर 30 में ही अगर ये पर्सन ही दे रहा है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को तो वैल्यू किया नहीं। अब आते हैं मार्केट में 8 रुपये पहुंच गया था, वो बायर के पास आ जाएगा 10 रुपये में दे, तो बायर बोलेगा मैं मना नहीं कर रहा, ले लूंगा, अभी थोड़े दिन रुक, मैं तेरे को पैसा देता हूँ। तो तब तक क्या करेगा, वो मंडी से 8 रुपये में लाएगा, इसका माल अपने पास रख लेगा, तो ये डिलेड कैश फ्लो करेगा, क्योंकि उसको अपना कैश फ्लो के अंदर उसको ये दिख गया ना कि मैं इससे माल लूंगा 10 रुपये में तो 1 किलो ही आएगा, 8 रुपये में लूंगा तो थोड़ा 10 रुपये मार्केट में डालूंगा तो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो मैं मेरी इन्वेंट्री पहले भर लेता हूँ। ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट था, तो दोनों साइड में ये चीज़ चलती है।
हम थोड़े सॉर्टेड इसलिए रहते हैं कि भले मुझे मतलब नहीं है आपके मार्केट वार्केट से, हमारा आपका एसोसिएशन इतने रुपए में हुआ है, हम आपके साथ एस्क्रो करेंगे, एसोसिएशन और टर्म्स ऑफ पेमेंट वगैरह सब डिस्कस होएगी, हम उसको वैल्यू करेंगे, आप उसको वैल्यू करना, बस। इसलिए जेटा फार्म पे ट्रस्ट है। तो सामने वाले भी तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो मतलब उस एग्रीमेंट को तोड़ते नहीं हैं और जनरली नहीं तोड़ा जाता अगर अपन कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डीलिंग करते हैं तो। आपने सुने होंगे किसान लॉज आए थे, फार्मर लॉज आए थे, हाँ ये अच्छे थे किसानों के लिए, जिसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती, सब चीज़ होती, बट अब कारणवश जो भी है वो हट गए, लेकिन ये होते तो किसानों के लिए बढ़िया था, किसान के लिए मार्केट बहुत ओपन हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, उसके ऊपर एक रेगुलेशन इनडायरेक्टली बैठ जाता है। तो हम भी जैसे कॉर्पोरेट है, सामने वाले भी कॉर्पोरेट है, तो जनरली एग्रीमेंट्स डिच नहीं होते। किसान के लेवल पे वो भी इंडिविजुअल है, मजबूरी कॉर्पोरेट की होती है, क्योंकि इंडिया में सी एज किसान एज फार्मर वो एक रेस्पेक्टेबल कम्युनिटी है, ठीक है। आप ना तो डिच कर सकते हो, ना आप खिलाफ जा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। पता नहीं अब आप इसको एग्जाम्पल को राइट लोगे नहीं लोगे। एक बार पेप्सिको के है ना आलू के सीड को ओपन सोर्स बना दिया गया, बेचारे पेप्सिको वालों ने, मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के रिसर्च करी, सब किया, एक सीड डेवलप किया अपने आलू का कि जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, बड़ा आलू और ये सब बनता था। किसानों से पैदावार ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हुई तो उन्होंने मार्केट में बेचना किया। भाई उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने देखा इसको जितना चाहिए उतना हमने उगा दिया, बाकी का मार्केट बेच लेते हैं। पेप्सिको बोले ये सीड तो मेरा है प्रॉपराइटरी, तूने मार्केट में बेच कैसे दिया, केस कर दिया, ठीक है। केस किया, केस हुए, रिजल्ट वगैरह इस तरीके से कुछ बना, फाइनली बोले उनका सीडी ओपन सोर्स घोषित हो गया। बोले अभी हमने करोड़ों रुपए लगाए, पैसा डाला और ये ओपन सोर्स हो गया चीज़, क्या फ़ायदा मिला ये चीज़ करने का। मतलब वो तो प्रॉपराइटरी रखना चाहते थे ना उस चीज़, उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था। पेटेंट था तब भी ओपन सोर्स करवाना पड़ गया ना ऑर्डर्स की वजह से। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी चीज़ों आपके कई जगहों पे बस नहीं चलता। तो बेसिकली इसलिए आपको बहुत रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू करनी चाहिए, सब चीज़ अच्छी चलती रहेगी। तो इसके लिए तो फिर एक चीज़ और भी है कि अगर फार्मर को ये पता है कि मेरे 1 एकड़ के अंदर मान लो 50,000 रुपये कॉस्टिंग आ रही है, तो 50,000 रुपये का तो वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी कंपनी ये तो से। स्ट्रेटेजी है, ये तो आपने बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर उसके पास जो माल आ रहा है और उसको पता है कि मेरे को इतने रुपए का देना है इसको, अगर सारा नहीं देना है, या फिर कहने का मतलब सामने वाली पार्टी ने बोला है कि भाई मुझे 10 टन चाहिए मेरे को आपसे, और 10 टन में अगर आपका एक्सपेंस वगैरह सब मीट हो रहा है तो सबसे पहले तो आप वो बेच लो, उसके बाद तो आप जो भी मार्केट में बेचोगे वो प्रॉफिट ही है, आपने अपनी कॉस्ट वसूल ली सबसे पहले, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है, लॉस में नहीं जाएगा। लॉस में नहीं जाओगे आप कभी, क्योंकि वो आपको कम से कम ये चीज़ की तो वैल्यू करेगा कि हाँ मैं इतना तो खरीद ही रहा हूँ तुमसे। ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। जो मार्केट में लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके ऊपर क्या सोचते हैं आप? जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, लेबर को सबसे पहले लेबर बोलना बंद करोगे तो एक्सप्लॉयटेशन पहले तो आधा वहाँ रुकता है, क्योंकि जब आप लेबर बोलते हो और मजदूर बोलते हो तो आपका दिमाग साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है, इससे ज़्यादा काम लेना है मुझे, ये नहीं होता है काम कराने का तरीका। काम हमेशा रिजल्ट बेस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आदमी काम करते हुए दिखना चाहिए, रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट आ रहा है। या कॉर्पोरेट में भी देखोगे कोई लोग बोलते हैं ना तू ऑफिस में दिखता नहीं है, ये नहीं दिखता, मैंने काम आ रहा है ना, रिजल्ट आ तो रहा है, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे। ज़्यादातर आईटी कंपनी इस चीज़ में फ्लेक्सिबल है भी, रिजल्ट मिल रहा है तो जबरदस्ती टोकने की, वो उसको टॉक्सिक कल्चर और माइक्रो मैनेजमेंट बोला जाता है। ये लेबर में सबसे पहले तो हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सबसे पहले ये मत बोलो, इसलिए हमने डेजिग्नेशन। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स, कंपनीज को भी आती है, लोग ही नहीं मिलते, काम करने की इच्छा ही नहीं है, बहुत सारी जगह ये सबको फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ता है, दिस इज इन एवरी इंडस्ट्री। तो हर इंडस्ट्री के अपने अपने नॉर्म्स बने हुए हैं, कोई किसी तरीके से रिटेन करता है, ठीक है, कोई कंपनीज के अंदर अच्छा कैफेज, गेमिंग जोन और सब बना लेता है, कोई आपको अच्छे कार्ड दे देता है कि भाई ठीक है तुम बाहर जाके है ना खाना पीना कर आओ, है ना पार्टी कर लो, सब चीज़ कर लो, कोई पर्क्स देता है, कोई इंसेंटिव्स देता है, सब चीज़ होती है। हमारी इंडस्ट्री में भी हमने कुछ नॉर्म्स बनाए, इतने सालों के अंदर हमने चीज़ें बनाई, हमने देखा कि लोगों को इंसेंटिवाइज करो कि अच्छा रिजल्ट ला रहे हो तो तुम्हें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, प्रॉफिटेबल मिलना चाहिए। सेकंड चीज़ इज आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो, जैसे हमने रोका इन लोगों को कि हमने बोला कि हम तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन का छोटा छोटा फंड दे देंगे, भाई तुम पढ़ाओ एक तो बच्चों को, ठीक है। उससे ऐसा लगता है कि पारिवारिक में उनको एक फैमिली ओरिएंटेड चीज़ मिली, ठीक है। आपने क्या किया, उनके पेरेंट्स को आपने क्या किया, बोला कि अगर तू साल भर 11 महीने तक लगातार काम करेगा ये सब चीज़ होगा, तुम्हारे मम्मी पापा को हम तीर्थ यात्रा पे भेज देंगे, ठीक है। हमने बोला कि तेरी वाइफ के मम्मी पापा को भी तीर्थ यात्रा पे भेज देंगे, उससे क्या होगा, तो मना नहीं करेगी, बोले ये जॉब मत छोड़ना, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली वो एक इकोसिस्टम बन गया। अब ये स्ट्रेटेजी हमारी स्ट्रेटेजीज थी, हमारी ये हमें बनानी पड़ी, वरना आप सोचो ग्राउंड स्टाफ को रोकना सिर्फ पैसे से चीज़ नहीं होती, ये क्या है बहुत बड़ी गलत है, लोगों को पैसा दे दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक मेंटल हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक जैसे ये भी एक चीज़ रहती है कि जो भी फार्मर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ है कि जब तक मैं
जो भी हेल्पर हैं या मजदूर बोलें, उनके साथ में काम नहीं करूँगा तब तक वो अच्छा काम नहीं करेंगे। एक ये नहीं ये सही Rather- धारणा है, ऐसा मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा। हाँ। ये कंपनीज में भी ऐसा होता है। मैनेजर सोचता है मैं मेरी टीम के साथ नहीं बैठ रहा तो ये तो काम ही नहीं कर रहा, मैं लगूंगा तभी काम होंगे क्या। सो इट शुड बी अ बैलेंस। आपकी टीम या तो सेल्फ मोटिवेटेड है तब तो वो भी कर लेगी, और नहीं है तो आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। और आपका मैनेजर भी नहीं है तो उसके मैनेजर को लगना पड़ेगा। ये तो सिस्टम और कल्चर का पार्ट है। ये आपकी कंपनी का कल्चर डिज़ाइन करता है कि क्या लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं या नहीं। सो आई हैव सीन पीपल, जो लोग ये बोलते हैं मेरा एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करता, ठीक है, तो उसमें एम्प्लॉय की गलती है कि एम्प्लॉयर की गलती है? एम्प्लॉयर की कि वो उसको सही एनवायरनमेंट नहीं दे पाया, वो उसको सही तरीके। आप जितना क्लियरली अपनी चीज़ को उसको बता पाओगे कि आपसे मुझे ये चाहिए और ऐसे ऐसे चाहिए, तो वो करेगा। और फिर भी वो नहीं कर रहा, तब उस आदमी में काम चोरी थी। लेकिन हम गलती क्या कर जाते हैं, वो बोलते हैं, इसको बोला जाता है लेजी लीडरशिप। आपको पता तो है कि मैंने हायर कर लिया है, लेकिन आप उसके साथ बैठ ही नहीं रहे, आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप उसको सिखाओ, समझाओ, वो करेगा आपकी चीज़ फॉलो। फिर भी वो नहीं कर रहा, तब एम्प्लॉय की गलती है, उससे पहले नहीं। जो भी हेल्पर है उसको ये बोला जा सकता है कि भाई जैसे उसका कैपेसिटी है कि वो जैसे 3 हेल्पर हैं तो 5 क्विंटल टमाटर तोड़ सकते हैं, हाँ ठीक है, तो एक आइडिया है, फिक्स हाँ। है, तो उनको पता है कि मेरे को हम 3 लोगों को मिलके 5 क्विंटल तोड़ना है, हाँ करेक्ट। उनका काम हो गया। हाँ, आप इसके इंसेंटिवाइज कर दो। हाँ। बोले 5 तो तुम तोड़ ही सकते हो, उसके ऊपर जितना भी लाओगे ना उसके ऊपर मैं इतना और दे दूंगा, चलो। ये इंसेंटिव है। मतलब वो करते हैं ना। टास्क दे दिया आपको टास्क बेस कराओ। ये ज़्यादातर चाय बागान और रबड़ एस्टेट में मैंने बहुत देखा है अच्छा। कि कितने पेड़ तुम दिन में कर सकते हो, वो करो, उसके ऊपर जितने करोगे उस पर ये मिल जाएगा। मिनिमम तो इतने करना ही। चाय में होता है कि मिनिमम एक लेबर क्या करती है, जनरली 25 किलो हरी पत्ती लेके आएगी, ये तो है ही। उसके ऊपर लेके आओगे तो इतने और दे देंगे। मिनिमम क्यों सेट किया, उससे आपकी कंपनी की इकोनॉमिक सेट हो रही है। उसके ऊपर जो लेके आ रही है वो आपका एडेड बेनिफिट है। उसका एक बेनिफिट और भी है कि जैसे कई बार हेल्पर कम है, जैसे वेजिटेबल और ये सब है, खराब भी हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। अगर वो टाइम से तोड़ लेगा तो उसका भी इंसेंटिव इंसेंटिव हो गया और अपने भी बेनिफिट फार्मर के लिए भी करेक्ट अच्छा है। करेक्ट। आपने ये लाइन बहुत सही बताई। यहाँ पे क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स वगैरह खराब हो रही है, अगर आपकी टीम को ये चीज़ दिख रहा है ना, तो दे नो कि भाई अब ये इनकी मजबूरी हो गई है। आपको आपकी इसको बोलते हैं कंपनी डायनेमिक्स कितनी अच्छी है आपकी, कि वो पर्सन अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो होने ही नहीं देगा, उसका गार तक पहुंचने ही नहीं देगा आपको एक तो वेजिटेबल्स को। लेकिन अगर आपकी कंपनी डायनेमिक्स खराब है तो ये है ना, वो उसमें चले जाएगा कंपनी पॉलिटिक्स के हिस्से में। ओ देखो अब इसको मेरी ज़रूरत है ना, अब मैं इसको बताता हूँ कैसे करें काम, वो वाले मोड में भी जा सकती है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग टू हैंडल। अब जैसे महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है कि फार्मर्स एक बड़े स्केल पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न चल रहा है, मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही इस चीज़ पर? नहीं, गवर्नमेंट तो एक्शन ले रही है। यहाँ पे क्या है, सुसाइड आदमी क्यों करता है, जब आदमी बहुत एक परेशान स्टेट में पहुँच जाए, कैसी भी चीज़ में पहुँच जाए, तब कर रहा है। तो बेसिकली उसके अंदर क्या है ना, एक शर्म आ गई। और क्यों आई, क्योंकि जिनसे उन्होंने लोन उठाया, जनरली लोन की वजह से ही आ रही है। रिजल्ट नहीं आने की वजह से सुसाइड नहीं होता है, अनड्यू प्रेशर की वजह से होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उसके हाथ में नहीं थी, उसने ज़्यादा ब्याज में पैसा उठाया, चीज़ करी और रिजल्ट नहीं आया। अब उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि तूने ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे पैसे कब देगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। फैमिली एक प्रेशर में है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत ही नहीं रही, गाँव में सोसाइटी के अंदर मेरी इज्जत नहीं रही है, ऐसा बोल के जा रहा है ये मेरे को, ऐसा बोल के जा रहा है, तो उस वजह से ये सुसाइड्स होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर आई डोंट नो कि गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगी, कैसे नहीं लेगी, ठीक है, मतलब लेकिन फाइनेंशियली एजुकेट कर दिया जाए तो ये चीजें नहीं, जैसे काफी सूखा पड़ने की वजह से उनकी फसलें खराब हुई। यही मैं बता रहा हूँ, उसमें उसकी गलती तो थी नहीं। तो यहाँ पे जो पर्सन ने लोन दिया है या जिससे भी उसने लोन लिया है, कि उसको वो अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक तो ये बहुत ही ज्यादा ब्याज में पैसा उठाते हैं। इस टाइप के गाँव वाले कल्चर के अंदर ऐसा देखा है हमने भी, राइट। तो इसके ऊपर क्या है ना, रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस लग सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे एक काम कर सकती है, किसान के पास जाके कुछ काम नहीं हो रहा, वो आप यहाँ पे रेगुलेशन लगाओ कि भाई ये क्या है, भाई तुम 40% में ब्याज दे रहे हो, 36% में ब्याज दे रहे हो, कोई तरीका नहीं होता। इस चीज़ को अगर आप रेगुलेट कर सकते हो तो ये चीज़ अच्छी बन सकती है। उससे भी बेहतर है कि आप बैंक वाला लोन लो, बैंक वाला ही वही, तो ये रेगुलेट हो जाएगी तो वो बैंक वाले उसमें आ जाएगा। ये ओपन वाला जो ब्याज लेते हैं वो बहुत दिक्कत वाली बात करना। बट वहाँ पर भी देखा जाए तो अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है, फीमेल जो लेबर्स थी, फील्ड्स में काम करी थी, गन्ने की फील्ड में, उनका भी काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन करा गया था काम को लेके। हाँ, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस न्यूज़। वैसे बाय द वे यूजुअली ज़्यादातर वुमेन्स को ये एक्सप्लॉइटेशन वुमेन्स का नहीं, लेबर का जनरली हर जगह पे किया जाता है। उनको ये था कि उनका यूट्रस रिमूव करवा दिया
ओके, जैसे ज़्यादा काम कर काम सके कर सके, हाँ। इसलिए काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स का हुआ था। हाँ, इसमें तो आपको रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें, ये तो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आ गई ये चीज़ तो, राइट। तो इसके ऊपर तो बेसिकली एज अ कंपनी हम तो पॉलिसी बना सकते हैं। अब ये तो ओपन फार्म्स हैं सब चीज़ में, ये तो बिल्कुल अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, जिसको जैसे चलाना है वो सब चलाएंगे। तो इसके ऊपर क्योंकि इसलिए ही तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करें ना, वो डिग्निटी देना बहुत ज़रूरी था। जब तक आप इनको मजदूर और लेबर ट्रीट करोगे तो ऐसी चीज़ें हो सकता है आगे भी होती रहे। जैसे आपने देखा ना लेबर लॉज कब बने, लेबर लॉज के अंदर क्या ऐसा बोला जा सकता है कि आप यूट्रस रिमूव करके काम करवा लोगे? एक्सप्लॉयटेशन का उसके अंदर कोई क्लॉज नहीं है, क्लॉज नहीं है, हाँ। राइट। बट अभी तो आपको- रिसेंट में सुनने को मिला था, आई थिंक। तो आपको ये चीज़ें इनके लिए बनानी पड़ेगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई तू एम्प्लॉय बन, कृषिवीर बन, उससे तेरे को ही बेनिफिट है। हम तुझे इंश्योरेंस दे पाएंगे, हम तुझे ये पर्क्स दे पाएंगे, तुझे ये बेनिफिट्स ट्रांसफर कर पाएंगे। अदरवाइज तो ये डेली वेज जैसा ही सीन चलता है। एक इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा बहस चलती है कि भाई फार्मर्स को सब्सिडी क्यों दी जाती है, ठीक है, और इस सब्सिडी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, अगर सब्सिडी है ना एडॉप्शन के लिए दी जा रही है तब तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि वह सब्सिडी एडॉप्शन के काम में ज़्यादा नहीं आती। बहुत सारे किसान सब्सिडी का यूज़ लेते हैं, मतलब सब्सिडी कंज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसने आइटम या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते हैं। जैसे पॉली हाउस के अंदर सब्सिडी होती है, ड्रिप में सब्सिडी होती है, ये लगा लेते हैं, फिर वो चला नहीं पाते हैं, फिर वो वेस्ट चले जाता है, रिसोर्स भी। बहुत सारी जगहों पे ये कल्चर ही डिफरेंट हो जाता है कि भाई किसान ने ओवर बिलिंग करा ली, खरीदा, फिर बेच लिया, लोहा तो पड़ा ही है, पॉली हाउस ले लिया था मैंने, ये कर दिया था, उसके प्लास्टिक बेच दिया, ड्रिप खरीद दी थी। इस वजह से अगर एडॉप्शन इसका था तो उसके अंदर वही फीडबैक लूप जैसा अपन ने एफपीओ वाले के अंदर डिस्कस किया था, तो फीडबैक लूप इज़ वेरी नेसेसरी कि किसान ने सब्सिडी ली, उसका खेत संग से चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसने इसका यूटिलाइजेशन किया कि नहीं किया, क्या उसकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी, ठीक है। उसको नहीं आ रहा है तो उसको सिखाया जाए कि भाई तूने ये ले लिया है तो इसको ऐसे चला। एक साल से काम नहीं चलेगा क्योंकि उस बंदे ने तो नया ही लिया है, सिर्फ सुना के सब्सिडी लेके ही तो काम किया है, इसलिए। दूसरी टाइप की सब्सिडी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी की, तो अपन ने बात कर ली। देयर आर इनपुट के ऊपर भी सब्सिडी है, जैसे फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी है, ये तो बिल्कुल काम की है, क्योंकि वरना आप इस लेवल का महंगा फर्टिलाइजर तो अभी किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। एमएसपी वगैरह इस चीज़ को सपोर्ट करेगी नहीं, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर दे ही रखे हैं, तो अदरवाइज देखा जाए तो बहुत महंगे चले जाएंगे फर्टिलाइजर, 10 टाइम्स प्राइस हो जाएगी उसकी। जैसे यूरिया की ओरिजिनल प्राइस क्या है? 10 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा, सब्सिडी के बाद में हमें मिलता है। तो इन जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या सब्सिडीज़ जो भी दे रहा है गवर्नमेंट किसानों को, इसका भी लोग मिसयूज़ करते हैं। हाँ, डेफिनेटली कई लोग करते कई हैं। लोग करते हैं, जैसे अभी पॉली हाउस का बताया, उसने खरीद लिया, सस्ते में मिल गया, फिर उसको बेचेगा, कुछ इसमें कराएगा, कुछ रूल होता है कि 2-3 साल से पहले बेच नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसके बाद में कोई ऑडिट तो होता नहीं है, हाँ, तो वो क्या करता है कि किसी अदर पर्सन को 50% में बेच देगा, देता ये है। कर लेगा, उसकी कीमत भी वसूल हो गई, उसका वो लोन वोन था वो भी सब चुकता हो गया, उसको एक तरीके से टेक्निकली फ्री में पैसा मिल गया, अब वहाँ मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, वो एक अलग वो किस्सा है। लगती है। हाँ, लेकिन एक मतलब उस सिर्फ पैसे इसको का सही business यूटिलाइजेशन बना- भी नहीं हुआ हाँ, ना, लेकिन उसको बिजनेस बनाना है, वो वो गलत अलग है। चीज़ है। हाँ, तो मेजरली गवर्नमेंट चाह रही थी कि एम्प्लॉयमेंट Adoption है आ वो जाए। बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, वो एडॉप्शन बढ़ाई बढ़े, नहीं, नई adoption टेक्नोलॉजी आए, तो ये सब चीज़ें इसलिए तो दी जा रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है लोगों में ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग को लेकर, ये कब कितने सालों में दूर होगा, मतलब देखा जाए? ये जब तक है ना लोगों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे ना, तब तक ये कभी दूर नहीं हो सकता। अच्छा। कॉन्सेप्ट का मतलब है लोगों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खेती कैसे होगी, फंडामेंटली ज़मीन में बीज जाएगा, ये होगा। इस चीज़ को क्या बेहतर करना है और किस टेक्नोलॉजी से करना है वो समझ होनी चाहिए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले IoT सेंसर की बात करी, तो क्या एक किसान को ऑटोमेशन की ज़रूरत है? ऑटोमेशन तो उस आदमी के लिए काम में आएगा ना जिसको, मतलब आप टेक्नोलॉजी का अगर ये बनाने की सोच रहे हो कि अब वो घर पे बैठ के सोता रहे और सिर्फ फ़ोन से ही सारी खेती हो जाए, तो वो तो नहीं चलेगी। वो टेक्नोलॉजी को तो मैं खुद नहीं अडॉप्ट करना चाहूँगा, राइट। एंड इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों को काम चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी ऐसी बना रहे हो जिससे कि लोगों को काम ही नहीं मिले, तो फिर किस बात की टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन या अडॉप्शन करवाना है? आपको तो उल्टा रोजगार बढ़ाना चाहिए, राइट। तो आप ऑटोमेशन वाली टेक्नोलॉजी, मैं इसको अडॉप्शन नहीं मानता, मेरे को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, आपको पता तो लगे कि ये क्यों करना है, क्योंकि हर आदमी ने, किसी ने भी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, वो उसको सेल करने के पीछे उसके पीछे के बेनिफिट्स ही गिनाएगा, फंडामेंटल लॉसेस नहीं बताएगा कभी भी, क्या नुकसान हो सकता है। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया भी था, हमने एक बार ऑटोमेटेड वॉल्स लगाए थे एक गांव के अंदर, वो चले नहीं। अब हमने ठीक करने वाला बंदा बुलाया, तो वो 3 दिन बाद ले रहा, तो हम 3 दिन तक क्या पानी नहीं देते। हमने लोकल पर्सन को बुलाया, उसने दोनों साइड से पाइप काटा, 250 रुपये का वॉल लगा दिया, हाथ से चलने वाला। और मैं क्यों ऑटोमेटेड करूँ जब मैं बंदे को सैलरी भी दे रहा हूँ, पर्सन मेरे पास है भी, वो डायरेक्टली मॉनिटर भी कर सकता है, तो एक वॉल भी तो ओपन करना था उसको। हाँ। क्या ही फ़र्क पड़ जाता है इतने से लीवर के लिए 250 वर्सेस 25,000,
क्या मेरे लिए उचित था वो देना, वो वाली चीज़। इसी पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस ये सब लग रहे हैं, तो इसकी मतलब इतनी फाइल्स लगा रखी हैं फार्मर्स ने, तो क्या फार्मर्स को इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सही बताऊं तो जिसके पास छोटी ज़मीन है ना उसको करना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक्सपांशन को और कोई स्कोप नहीं है, तो वो वर्टिकल एक्सपांशन ही कर सकता है। तो जहाँ उसकी ज़मीन पहले उसको मैक्सिमम, अगर गेहूँ चावल और ये सब लगाने से जो 30,000 रुपये 40,000 रुपये की कमाई दे रही थी, वो पॉली हाउस लगने के बाद वो कमाई सही में मल्टीफोल्ड हो जाती है। बट ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या उसके पास वो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, क्या वो सब्सिडी और लोन उसको मिल रहा है, तो मिलने के बाद क्या उसके पास सही नॉलेज अवेलेबल है। कल को ऐसा ना हो कि सब्सिडी तो ले ली, लोन भी कर लिया बैंक ने, उसने जैसे जैसे करके पैसे भी जुगाड़ लिए, अब वो एक ऐसा आइटम उसने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया, अब उससे वो चल नहीं रहा, तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक है, जबकि कमाई मल्टीफोल्ड हो जाएगी, ये कर सकता है। तो ऋतुराज, हमने काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन कर ली। अब एक फाइनली एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने जेटा फार्म्स में कितना रेवेन्यू अचीव कर लिया? सो मेरी जेटा फार्म्स को है ना, टेक्निकली मैं इसको ना 3 भागों में तोड़ूंगा। पहला भाग जब हम खुद सीख रहे थे, राइट, तब हम पे लोग यकीन नहीं करते थे कि खेती आती है नहीं आती है, तब हम लोगों के साथ जुड़ते थे, लैंड ओनर को समझाते थे। जब मैं सोलर से इसके अंदर शिफ्ट हुआ था, एक वो वाला फेज़ था। सेकंड फेज़ ऑफ माई लाइफ वॉज कि इसके अंदर जब मैं एक्सपांशन हिस्ट्री में गया तो मुझे लगा कि अब इसके स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए कि भाई मेरा ही खेत है, मुझे ये मैनेज करना है, हमने हमारी कंपनी से किया। उस समय हमें दिक्कत आई थी वर्किंग कैपिटल की। उस समय हमने बहुत बड़े स्केल पे रेवेन्यूज़ बनाए थे, हमारे क्यूमुलेटिव रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था। उस समय हमारी एक सब्सिडरी आर्म भी हुआ करती थी ग्रोपिटल नाम से, जिसके थ्रू हम क्या लोगों को अपॉर्चुनिटी देते थे कि आप जेटा फार्म्स के ना फ्रैक्शनल ओनर और पार्टनर बन सकते हो, मतलब बेसिकली उस खेत के ओनर बन सकते थे आप। उसमें एक हमारा रेगुलेटरी इशू आ गया, जिसकी वजह से हमारी एक लिम्बो स्टेट आई। 1 साल तक मैं लगभग डिप्रेशन स्टेट में रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो हमारा एक पीक पीरियड था, उस समय हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 1300 करोड़ तक पहुँच चुकी थी। एक ऑर्डर के बाद वो वापस जीरो आ गई। हम 1-1.5 साल तक मैं भी क्रिप किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आज मैं थोड़ा हंसता हुआ बात कर पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 1-1.5 साल पहले मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी। आई वाज लाइक वेरी सुसाइडल टेंडेंसीज थी, ये थी, बच्चा होने वाला था, बहुत दिक्कतें आई। अब ये मेरा थर्ड फेज़ ऑफ लाइफ चल रहा है, जिसके अंदर मुझे जेटा फार्म्स को या मुझे ये नहीं प्रूव करना पड़ता कि मुझे खेती आती है या मैं लार्ज स्केल खेती कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को ये भरोसा है कि हाँ खेती करनी आती है, क्योंकि हमने इतने बड़े स्केल पे खेती की थी। तो मैं ये 100-150 करोड़ का जो आपको रेवेन्यू बता रहा हूँ क्यूमुलेटिव, ये तो पाया ही पाया। वी वर हैविंग 4000 एम्प्लॉइज विद अस, वी वर हैविंग कल्टीवेशन ओवर लगभग 15,000 एकड़ के ऊपर, राइट। आज के रेट में ऐसा है, कल्टीवेशन हमारा बड़ा नहीं है, लेकिन 1 लाख एकड़ की पाइपलाइन है, हम इसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं। मतलब ये रीस्ट्रक्चर्ड फेज में चीज़ें चल रही हैं। आई एम लाइक पीपल आर गेटिंग एसोसिएटेड, आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय मल्टीपल पीपल, आप जैसे ही लोग कि भाई जेटा फार्म बहुत अच्छा करता था, मुझे जेटा फार्म खुलवा दोगे क्या, ये चीज़ कर दोगे क्या। तो अब अच्छी चीज़ अगर मैं नोटिस करूँ इस 8-10 साल में, ये थर्ड फेज़ में क्या चीज़ अच्छी हुई, अब लोग ये नहीं बोलते मुझे खेती करवा दोगे क्या, अब वो वर्ड सीधा यूज़ करते हैं, मुझे जेटा फार्म्स खुलवा दोगे क्या। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, राइट, क्योंकि हमें वही तो डिफरेंस बनाना था कि या तो आप फार्म खोल रहे हो या आप जेटा फार्म्स खोल रहे हो, आप फार्मर हो क्या जेटा फार्मर हो। मुझे लोग बहुत थोड़ा सन की बुद्धि का या पागल सा समझते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा विजन क्या है। मेरा विजन ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है ना जेटा फार्म्स बने, ना कि नॉर्मल फार्म्स बने। मैं जेटा फार्म्स को एज है ना खेती का रिलीजन मानता हूँ, क्योंकि रिलीजन इज़ द ओनली थिंग जिसने सबसे अच्छी मार्केटिंग करी है दुनिया के अंदर, राइट। हिंदू का बच्चा हिंदू ही पैदा होगा, क्रिश्चियन का बच्चा क्रिश्चियन ही पैदा होगा, उन सबके अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स थे। हमारे राम जी थे, कृष्ण जी थे, उनके जीसस थे, सबके अपने अपने, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, ठीक है। मैं चाहता हूँ जेटा फार्मर हो या फार्मर हो, पहले क्लियर। अगर आप जेटा फार्मर हो तो ये तो अपने धर्म में सारी चीज़ें चलती है, वैसे ही जेटा फार्म में सारी चीज़ चलती है। लगता है ये बहुत पागल जैसी सोच है, लेकिन इफ़ इट इज़ मूविंग द नीडल, इफ़ इट इज़ ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, तो अगर वो खेती बना पा रहे हैं, हम जेटा फार्म्स बना पा रहे हैं और उससे कुछ अच्छा ही हो रहा है और बिजनेस के फॉर्मेट में चीज़ बन पा रही है, तो वाई नॉट बी, ये चीज़ बननी चाहिए। सो दोस्तों, आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी भी अगर कोई ऐसा सवाल रह गया है जो हम नहीं पूछ पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर से एक छोटी सी कन्वर्सेशन रखेंगे और आप उसको ज्वाइन करेंगे जी, और उसके अंदर हम सारे वो जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अभी तक यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जो बहुत ज़रूरत है। जिन्हें ज़रूरत है, और साथ में ही जो खेती कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉफिट के अंदर खेती कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। थैंक यू। झलको झलको